So let's start lecture number 9 on Newton's laws of motion. So last lecture में हम लोगों ने देखा था we have started a new topic on friction. फ्रिक्शन से पहले जितना भी हमने मोशन पढ़ा था, कॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, वी हैव नॉट कंसिडर्ड एनी रेजिस्टेंट टू दैट मोशन. सो हम लोग थोड़ा आइडियलिस्टिक सिनेरियो लेके चल रहे थे, बट व्हेन वी हैव जम्प्ड इनटू द फ्रिक्शन वी हैव गॉट इनटू द रियलिस्टिक सिनेरियो. क्योंकि जब भी मोशन होता है there's always a friction from the environment, there's always a friction from the surfaces, or there's always a friction from the interaction with other bodies. ठीक है. सो फ्रिक्शन में हम लोगों ने देखा था, फ्रिक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि फ्रिक्शन इज़ नॉट जस्ट अपोजिंग द मोशन, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड थिंग हमने देखी थी, फ्रिक्शन यू कैन नॉट से फ्रिक्शन अच्छा है बुरा है. इट इज़ नॉट गुड एंड बैड. फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट. Because of friction only you could able to walk, because of friction only you could able to swim, because of friction only you could able to jump, because of friction only you could able to drive. So जितना भी हमारा मोशन रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से हो रही हैं, बट आपका मोशन भी अफेक्ट करता है फ्रिक्शन. अगर फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव टू टेल यू टू वॉक ऑन द आइस, तो यू कुड नॉट एबल टू वॉक ऑन द आइस बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है आपके शूज़ और आपके लेग्स और आइस के बीच में. अगर मैं बोलूँ कि यू हैव टू वॉक ऑन द मार्शी लैंड, वहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन है दैट यू कुड नॉट एबल टू वॉक. सो लेसर फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो बैड, more friction is also bad. So friction is context dependent, and it's lesser value is also not required and more value is also not required, because more value leads to the inefficiency in motion. ठीक है. और देन वी हैव सीन इन द फ्रिक्शन, हम लोगों ने दो टाइप की फ्रिक्शन देखी थी, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ नॉट लाइक टेकिंग वन सिंगल वैल्यू. जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन की एक सिंगल वैल्यू रहती है. व्हेन द काइनेटिक फ्रिक्शन सबसे पहले तो आता है व्हेन देयर इज स्लाइडिंग बिटवीन टू बॉडीज, और व्हेन देयर इज स्लाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ टू बॉडीज, तब मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है. अभी जब मेरा मोशन अभी रेस्ट पे है, अभी बॉडी ने मूव करना नहीं शुरू किया, बट देयर इज़ ए टेंडेंसी ऑफ मोशन. ठीक है. तब उस केस में मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन आता है कि इनिशियल जो एक रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने तक का जो फ्रिक्शन रहता है वो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है. एंड स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट इज़ नॉट टेकिंग वन सिंगल वैल्यू एंड इट इज़ नॉट टेकिंग वन सिंगल डायरेक्शन. इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट. सो जितनी इट इज़ टेकिंग मल्टीपल, इट कैन टेक एनी वैल्यू अप टू द रेंज, और उसकी डायरेक्शन ऑल्सो इट कैन वेरी. इट इज़ डिपेंडिंग ऑन कि किस डायरेक्शन में मेरी ड्राइविंग फोर्स है. ठीक है. सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग केस दैट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर, और उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ एक क्वेश्चन देखे थे. इन टुडेज लेक्चर ऑल्सो वी आर हैविंग वन और टू क्वेश्चन दैट इज डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग ओनली. स्टैटिक फ्रिक्शन जब मल्टीपल बॉडीज मूव कर रही होती हैं, ठीक है, तब कनेक्टेड बॉडीज जब मूव कर रही होती हैं तब स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है एनालाइज करना. सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. एक आध क्वेश्चन देखेंगे उसका. ठीक है. इन दैट. सो आज का जो हमारा लेक्चर का स्कोप है, आज के लेक्चर के स्कोप में हमारे कुछ एक पेंडिंग क्वेश्चंस रह गए थे फ्रॉम द लेक्चर नंबर 8. तो वी आर गोइंग टू कवर दैट लेक्चर नंबर 8 पेंडिंग क्वेश्चन. देन वी आर गोइंग टू गो इनटू अनदर टॉपिक, एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे. व्हाट इज दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. एंड हाउ दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज रिलेटेड विद another quantity which is the minimum force required to overcome the limiting friction that you are having in the body. So how it is related with angle of friction हम लोग वो देखेंगे. फिर हम देखेंगे पुश और पुल में what is the major difference and why the pull is more easier than push, that we are going to see this. और फिर लास्ट में हम देखेंगे एक और टॉपिक एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है. तो ये हमारे चार टॉपिक है, एंगल ऑफ रिपोज, और वी कॉल इट अ स्लाइडिंग एंगल ऑल्सो. ठीक है. सो ये चार टॉपिक आज देखेंगे. राइट. सो लेट्स बिगिन. सो कल के हमारे एक दो क्वेश्चंस रह गए थे जो कि हम लोगों को देखने थे. सो विल डू दैट. तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, मैंने एक वॉल दे रखी है, उस वॉल के अगेंस्ट आई एम जस्ट प्रेसिंग दिस ब्लॉक. ठीक है. अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे जहाँ पे हमारा वर्टिकल प्रेसिंग हो रही थी विद द नॉर्मल, लाइक फ्रॉम हेयर फ्रॉम द ग्राउंड इट इज़ गेटिंग इट. नाउ वी आर गेटिंग अ पुश लाइक फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो इसका एक केस देखते हैं हम लोग. ठीक है. इसमें
इट इज़ नॉट लाइक ए नॉर्मल, यहाँ पे भी इट इज़ नॉर्मल, इट्स ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द सरफेस पे कितना पुश हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस पे कितना पुश हो रहा है, वी आर गोइंग टू सी दैट, दैट इज़ व्हाट। एंड सेकंड थिंग इज़ वी हैव टू सी कि जो फाइनल मोशन होता है वो किस डायरेक्शन में होगा, अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रही होंगी मेरी, ठीक है, तो उन सारी फोर्सेस का जो भी रिजल्टेंट आएगा उसी डायरेक्शन में मोशन होगा, एंड उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगता है, हमेशा ड्राइविंग फोर्स के अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा। तो इस क्वेश्चन में वही है हमारा, हमारी को एक ब्लॉक दे रखा है, दिस ब्लॉक इज़ देयर, ये जो ब्लॉक है मेरा, दिस ब्लॉक इज़ देयर, ये ब्लॉक को एक 40 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है और एक 15 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है। तो 40 न्यूटन का जो फोर्स है दैट इज़ प्रेसिंग इट अगेंस्ट द वॉल, एंड 15 न्यूटन का फोर्स जो है दैट इज़ गोइंग टेंजेंशियली अलॉन्ग द वॉल, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस 40 न्यूटन इज प्रेसिंग अगेंस्ट द वॉल, दैट इज़ द component of force, we can say the n normal which is there in our friction, that is going to play the role because it is pressing against the wall। हमारा फ्रिक्शन हमने देखा था that is nothing but आर म्यू एस इंटू एन, ये जहाँ पे जो एन आता है दैट इज़ आर, ये जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने देखा था, यहाँ पे जो एन आता है दैट इज़ हाउ मच द बॉडी इज़ प्रेसिंग अगेंस्ट द वॉल, सो दैट इज़ एन। यहाँ पे जो यहाँ पे जो फोर्स है इस पर टेंजेंशियली 15 लग रही है और एक इसका बिकॉज ऑफ वेट इट इज़ कमिंग डाउन। सो अब देखते हैं इसका एफ पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। एक तो फोर्सेस, अब हम इसका यहाँ से इधर की साइड से फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ठीक है, इधर की साइड से, तो इधर की साइड से देखेंगे, एक तो 15 न्यूटन इस पर इधर लग रही है और एक 20 न्यूटन इधर लग रही है। तो नाउ जो मेरा फ्रिक्शन होगा दैट इज़ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। रिजल्टेंट इसका कहाँ पे आ रहा है, ये मेरा 25 न्यूटन, अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लूँगा दैट इज़ स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, और इन दोनों का अंडर रूट कर दूंगा, आई गेट दिस 25 न्यूटन, दिस इज माई नेट फोर्स। सो जो ब्लॉक मूव करेगा इन दिस डायरेक्शन मूव करेगा, सो ब्लॉक आई कैन से इट इज़ गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, दिस काइंड ऑफ अ डायरेक्शन अलॉन्ग द वॉल, ठीक है, इट्स गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो अब ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, नाउ द फ्रिक्शन विल बी अपोजिंग दिस रिलेटिव मोशन, ठीक है, जो फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन जो वॉल के थ्रू होगा वो उसको अपोज करेगा। ड्राइविंग फोर्स मेरा इधर है, द फ्रिक्शन विल बी दिस डायरेक्शन, एंड because my acceleration will be in this direction that we have seen, motion will be in this direction। normal क्या है मेरा, normal it is like going inside, जो मेरे को I'm pushing it against the wall, so this 40 Newton is like I'm pushing it, so it is going inside, और जो normal wall से मिल रहा होगा इसको, from the wall it is getting it is the coming out normal like that, ठीक है। so इसको जो normal मिल रहा होगा it is n is what, n is nothing but this is 40, this 40 is equal to my normal। okay, now we can take out this tan theta from here. Tan theta is what are this, if I take this resultant from this 20, so tan theta is nothing but this 15 by 20, ये मेरा tan theta आ जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। नाउ इन दिस क्वेश्चन इट्स बीन आस्क्ड कि इसका मोशन का एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा 25 माइनस माई फ्रिक्शन फोर्स, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन, बिकॉज एक्सीलरेशन तो तब स्टार्ट होगा जब वो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने के बाद, नॉट द स्टैटिक फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने के बाद देन स्टार्टेड मूविंग, दैट स्टार्टेड स्लाइडिंग। तो 25 माइनस मैक्सिमम ऑफ एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो भी मेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं पहले। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज व्हाट इज आर म्यू इनटू एन, दैट इज आर लिमिटिंग फ्रिक्शन, एन इज व्हाट 40, दैट इज हाउ द ब्लॉक इज पुशिंग अगेंस्ट द वॉल। 40 म्यू कितना दे रखा है हमारे को, म्यू इट्स बिन गिवन टू अस 0.5, ठीक है, म्यू इट्स बिन गिवन टू अस 0.5, दिस म्यू इज गिवन 0.5। सो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गई यहाँ पे 20 न्यूटन। सो नाउ माई ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, आई कैन से इट इज़ माई काइनेटिक फ्रिक्शन, इट इज़ वर्किंग, ब्लॉक स्टार्टेड मूविंग। वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर ब्लॉक स्टैटिक है, अगर रेस्ट पे है, द फ्रिक्शन विल बी द स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर ब्लॉक ने जस्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया देन वी हैव द काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में we just put this value f minus f limiting, ठीक है, and this is 25 minus 20, so यहाँ पे मेरा म्यू एस एस म्यू के दोनों सेम है 0.5, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो f माइनस f लिमिटिंग, f माइनस दिस फ्रिक्शन लिमिटिंग फोर्स 20 न्यूटन जो मेरे यहाँ से निकल के आई, डिवाइडेड बाय मास कर दिया मैंने, एंड आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो इस क्वेश्चन का पर्पस यही था टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ड्राइविंग फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, एंड हाउ द नॉर्मल इज गॉट चेंज, बिकॉज नॉर्मल एक टेंडेंसी होती है हमारी कि नॉर्मल इज ऑलवेज अपोजिट टू दिस एम जी, नो नॉर्मल इज नॉट ऑलवेज एम जी। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या सिनेरियो दे रखा है। एक तो दो ब्लॉक्स हैं, दैट इज कनेक्टेड थ्रू, ए ब्लॉक इज कनेक्टेड थ्रू स्ट्रिंग विद दिस वॉल, और नीचे वाले ब्लॉक को मैं फ्रिक्शन एफ से पुल कर रहा हूँ। सेकेंड में देखते हैं कि नाउ टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड थ्रू अ पुली एंड थ्रू द वॉल, एंड देन नीचे वाला ब्लॉक को मैं एफ से
पुश कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे को पूछा गया व्हाट इज़ माई वैल्यू ऑफ एफ इन बोथ द केसेस, ठीक है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन है, दैट इज़ 0.5, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है। काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है हमारे को, ठीक है। अब हमारे को फोर्स निकालनी है व्हेन स्लाइडिंग हैपन एंड बी स्टार्टेड मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब बी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज़ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम केस, ओके, दैट इज़ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम केस। वी कैन इक्वेट द एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स साइड में जो भी फोर्सेस है वी कैन इक्वेट दैट, because it is a case of dynamic equilibrium. There is no net resultant forces coming in which is generating any acceleration because it is moving with constant speed, okay. So we can equate the forces in fx में मैं equate कर सकता हूँ forces as 0, okay. That is what we have to do it here. So यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि a मेरा 4 न्यूटन दे रखा है, b मेरा 8 न्यूटन दे रखा है और म्यू के की वैल्यू दे रखी है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस f निकालते हैं पहले। तो पहले वाले केस में हम लोग विल मेक द फ्री बॉडी डायग्राम इन केस 1। यहाँ पे ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ए को नीचे से नॉर्मल मिल रहा है, इधर टेंशन है ए पे, ठीक है, और बी और नीचे एम जी हो गया। फ्रिक्शन मेरा ए की अगर विल स्टार्ट विद बी पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो बी पे जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में टेंडेंसी इधर मूव करनी है, बी पे फ्रिक्शन इधर आएगा, दैट फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट विल कम ऑन ए इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो दैट इक्वल एंड अपोजिट इसके इस डायरेक्शन में आ जाएगा फ्रिक्शन, राइट। सो इसकी फ्रिक्शन F1 इधर आ गई और नीचे वाले ब्लॉक पे देखेंगे, नीचे वाले ब्लॉक पे इसके ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से एक नॉर्मल मिल रहा होगा, एक ग्राउंड से नॉर्मल मिल रहा होगा, ठीक है। एक अपना वेट हो गया और एक फोर्स इधर पुश कर रहा है और इस पर 2 फ्रिक्शन आएंगे, वन इज़ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वन इज़ फ्रॉम दिस फ्रॉम द ब्लॉक ए, वन इज़ फ्रॉम द ब्लॉक ए, ठीक है। सो जैसे कि हमने देखा था नीचे वाला ब्लॉक अब मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू ए इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे आएगा। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑल्सो इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा, ठीक है। दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा। ए पे क्या होगा, अगर बी पे फोर्स मेरा इधर लग रहा है तो ए पे इट विल बी हेयर, दिस इज माई फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे ये मेरा एफ बी डी आ गया बी का, F1 F2 बैक और फॉरवर्ड इज द फोर्स, एन जी इज़ माई नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड एंड एन इज़ माई नॉर्मल फ्रॉम द वेट ए, एम जी आ गया। नाउ माई F1 इज़ नथिंग बट इट इज़ माई this is my F1 is because it is moving with the constant speed now, so we can say okay, this friction is my this is my maximum value. This is F1 is equal to mu mg mu, therefore this F1 is equal to this mu into n, ठीक है, mu mg। F2 कितना होगा, F2 will be this normal we have to consider, sorry this ground, this is also g, so from this ground we have to consider the normal। तो ग्राउंड पे कितना नॉर्मल आ रहा है मेरा, n प्लस एम जी, ठीक है, n प्लस एम जी, म्यू इज इक्वल टू n प्लस एम जी, और यहाँ पे n की म्यू n कितना था मेरा, म्यू एम जी मैंने पुट कर दिया। सो दिस इज माई टोटल फ्रिक्शन हेयर ऑन द फ्रॉम द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड इज म्यू एम जी, ठीक है। जो फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड दे रहा है इसको बी को, दैट इज म्यू एम जी। F1 F2 की वैल्यू आ गई मेरी, F1 जो होगा मेरा दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पुश ओनली, बिकॉज F1 इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल जो मेरा पुश आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम द ए ओनली, और ग्राउंड पे जो मेरा पुश आ रहा है नॉर्मल दैट इज़ बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ देम, सो दैट्स वाई हेयर द फ्रिक्शन फोर्स विल बी हायर, सो दैट्स वैल्यू इज म्यू एम प्लस एम जी, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू एम जी, ठीक है। नाउ दिस फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज नथिंग बट दिस टू, बिकॉज वी नो इट इज़ मूविंग with constant speed, so we can say it is in dynamic equilibrium. We can equate the fx, we can equate the forces in x direction. So यहाँ पे forces मेरी f है और यहाँ पे F1 plus F2 है, so we can say F is equal to F1 plus F2, this is my value in this case 1, ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में यहाँ पे टेंशन आ जाएगी, इसमें भी टेंशन आ जाएगी, ऑलरेडी ए में पहले टेंशन थी, बी में एक और टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, बस एक बी में और, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम देखते हैं टेंशन क्या है। टेंशन इज नथिंग बट इक्वल टू, अगर ए का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना दूँ इट विल बी सेम वन ऊपर जैसे ही, बट यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू F1, ठीक है। एक और वैल्यू आ गई, टेंशन इज इक्वल टू F1। यहाँ पे जो सेकेंड वाले में था इसमें बिकॉज द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, सेम टेंशन रहेगी, यहाँ पे टेंशन एक और आ जाएगी, ठीक है। सेम फोर्सेस रहेंगी, ऊपर की तरफ से फ्रिक्शन आएगी, नीचे की तरफ से फ्रिक्शन आएगी, एफ इधर मूव करेगा। अब अगेन आई एम गोइंग टू डू द this fx along the side of x, we have to equate the forces because it is in dynamic equilibrium, so f is equal to this all three, F1 plus Ft plus F2, ठीक है। this is my force now here, so अब इस पे force आ गई F1, I know F1 is nothing but my T, यहाँ पे जो T है I just put it same as F1, so मेरे जो फाइनल फोर्स आ गई यहाँ पे इस केस में दैट इज 2F1
plus F2. To maintain it at a constant speed, we need to apply this force 2F1 plus F2 here, और पहले केस में F1 plus F2, right? F1 plus F2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं फ्रॉम हेयर. यू कैन नो म्यू की वैल्यू आपको पता है, m की वैल्यू 4 है, g 10 हो गया. सेम वे F2 की वैल्यू यू कैन टेक इट आउट, m पता है आपको, ये 4 और 8, एंड यू कैन टेक आउट द वैल्यू. ओके, सो हेयर mg की वैल्यू दे रखी है टोटल 4 न्यूटन एंड 8 न्यूटन. सो यहाँ पे g हमें लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 4 न्यूटन और 8 न्यूटन डायरेक्ट दे रखा है. सो mg की वैल्यू 4 हो गई और mg कैपिटल mg की वैल्यू 8 आ गई. ठीक है, so we can put the values and get the value of our forces to maintain it into the constant speed equilibrium, dynamic equilibrium, right? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक मास ब्लॉक ऑफ मास इज सपोर्टेड ऑन द वॉल बाय अप्लाइंग ए फोर्स, बाय अप्लाइंग, सो ये ब्लॉक है, इट इज़ सपोर्टेड अगेंस्ट द वॉल बाय अप्लाइंग दिस फोर्स. इस डायरेक्शन में मेरी फोर्स लग रही है. ठीक है, the coefficient of static friction and the kinetic friction is this, mu s and mu k is the static and the kinetic friction. Find the range of f, the block remain in static equilibrium. ठीक है, f की मेरे को एक रेंज बतानी है कि दिस ब्लॉक विल नॉट फॉल डाउन. ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स mg, इट्स टेंडेंसी इट्स टू फॉल डाउन. ठीक है, अब फोर्स मेरे को क्या है कि मेरे को इसको फोर्स दो तरीके से लग सकती है. मेरी फोर्स अगर मेरी मिनिमल फोर्स है कि जस्ट इसका ड्रॉपिंग डाउन रोक रहा है, ठीक है, जस्ट मिनिमल फोर्स है, इसका ड्रॉपिंग डाउन रोक रहा है, सो वी कैन से द फोर्स इज मिनिमम. ठीक है, इसकी अगर सपोज टेंडेंसी मेरी फोर्स मेरी मिनिमम लगाई मैंने फोर्स. ठीक है, मेरे को रेंज निकालनी है फोर्स की, सो आई नीड टू नो द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स. मिनिमम वैल्यू कब आएगी मेरी, कि सपोज दिस ब्लॉक इज हैविंग द टेंडेंसी टू फॉल बैक, टेंडेंसी टू फॉल, बिकॉज एफ की वैल्यू मेरी मिनिमम लग रही है. ठीक है, मिनिमम लग रही है, और एफ की मैक्सिमम वैल्यू कब लगेगी कि ये ब्लॉक ऊपर की साइड में मूव करने लग जाए. ठीक है, अगर मैंने एफ की वैल्यू कम लगाई तो स्टिल इट इज़ हैविंग ए टेंडेंसी टू, इट इज़ नॉट फॉलिंग डाउन, इट इज़ हैविंग ए टेंडेंसी टू फॉल डाउन. अगर उससे कम कर दी मैंने वैल्यू अगर एफ की, तो ये नीचे गिर जाएगा. ठीक है, तो दैट आई कैन से इट इज़ द एफ मिनिमम, कि अगर मैंने इससे कम कर दी तो ब्लॉक की टेंडेंसी है वो नीचे गिरने की. और एफ मैक्सिमम क्या आएगा, मैं एफ मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, मैं इतना मैक्स लगाऊँ कि अगर मेरा इससे अगर थोड़ी सी और ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू से लगा दी तो ब्लॉक ऊपर की साइड में मूव कर देगा. सो आई कैन से कि एफ मैक्स इज दैट वैल्यू व्हेन माई एम इज हैविंग द टेंडेंसी टू मूव अप. और एफ मिनिमम की क्या वैल्यू हो जाएगी मेरी, एफ मिनिमम इज एट, इतनी कम फोर्स लग रही है मेरी कि इट इज़ हैविंग द टेंडेंसी टू मूव डाउन, बट इट इज़ स्टिल हैविंग द टेंडेंसी ओनली, इट इज़ नॉट मूविंग अप एंड डाउन. ठीक है, तो हमारे को ये दो रेंजेस चाहिए एफ की. तो बिकॉज ऑफ दिस रेंजिंग, बिकॉज ऑफ टेंडेंसी ऑफ एम, विल हैविंग द फ्रिक्शन फोर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन. फॉर इंस्टेंस अगर एफ मिनिमम लग रहा है मेरे यहाँ पे एफ मिनिमम, सो दैट मीन्स एम जी इज हैविंग द टेंडेंसी टू फॉल डाउन. बिकॉज ऑफ mg it is the block is having the tendency to fall down, तो मेरी फ्रिक्शन फोर्स ऊपर साइड में आ जाएगी. माई फ्रिक्शन विल बी अबव साइड बिकॉज इट विल स्टॉप द रिलेटिव मोशन. ठीक है, सेकंड केस में जब मेरा एफ मैक्स लग रहा है, मेरा एफ की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो उस केस में क्या होगा मेरा, कि ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है, ऊपर जाने की. बिकॉज यहाँ पे जो एफ का जो कंपोनेंट एफ साइन थीटा वाला आ जाएगा, यहाँ पे एफ साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट आएगा वो इतनी ज़्यादा वैल्यू आएगी, बिकॉज एफ की वैल्यू ज़्यादा, एफ साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, एफ साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी. दैट मीन्स द ब्लॉक इज हैविंग मोर, जो इट विल ओवरकम द mg. ठीक है, वो mg को ओवरकम कर जाएगा एंड इट विल हैविंग द टेंडेंसी टू मूव अप. अभी मूव अप की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन, इसकी रिलेटिव मोशन ऊपर होगा तो फ्रिक्शन विल बी डाउनवर्ड. ठीक है, सो दैट इज़ द टू केसेस. अगर मेरा एफ मिनिमम है, टेंडेंसी ऑफ ब्लॉक टू कम डाउन, फ्रिक्शन विल बी अप. ठीक है, अगर मेरा एफ मैक्सिमम है, टेंडेंसी ऑफ ब्लॉक टू मूव अप, एंड हेयर द फ्रिक्शनल फोर्स इज माई डाउन, फ्रिक्शनल फोर्स मेरी नीचे लगेगी. दैट इज़ द कॉन्सेप्ट इन दिस इक्वेशन. नाउ वी विल सॉल्व इट. ठीक है, सो हमने देखा कि अगर एफ मैक्स लग रहा है मेरा, ठीक है, एफ मैक्स इज द ब्लॉक स्लाइड अप, देन द फ्रिक्शन विल बी डाउन. अगर एफ मिनिमम लग रहा है, ब्लॉक की टेंडेंसी इज टू कम डाउन एंड द फ्रिक्शन विल बी अप. नाउ विल मेक द एफ पी डी इन बोथ द केसेस. ठीक है, अगर मेरा एफ मैक्स लग रहा है, टेंडेंसी इज टू गो अप, फ्रिक्शन मैंने डाउन लगा दी, एक नॉर्मल इसको फ्रॉम द वॉल मिल रहा होगा बिकॉज इट इज पुशिंग अगेंस्ट द वॉल एंड इट इज़ गोइंग mg डाउनवर्ड्स. ठीक है, सेकेंड केस में क्या है, मेरा एफ मिनिमम लग रहा है, सेम कंपोनेंट मैंने ब्रेक कर दिया एफ के, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल सेम लगेगा, बट यहाँ पे एफ की डायरेक्शन ऊपर आ जाएगी बिकॉज द ब्लॉक इज हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव डाउन. ठीक है, so block is at rest, so हमारी static friction will be lesser than this value because block is at rest. so limiting friction से जो static friction की value है मेरी, it will be lesser than the limiting friction is mu s n. okay, so हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, don't confuse with the static friction and the limiting friction. static friction
is equal to limiting friction only in one case when it is a impending motion, when it is on the verge of moving. ठीक है, उससे पहले जितनी भी वैल्यूज होंगी स्टैटिक फ्रिक्शन वी कैन से कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू म्यू एस एन. बस एक केस में वो म्यू एस एन की वैल्यू लेगा जब मेरी फोर्स इतनी बढ़ जाएगी कि उसका मोशन जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन मूविंग होगा. उसके अलावा जो मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन दिस. ओके, सो इट इज़ static friction is not this value mu s n, it is always lesser than this value, or at one point only it will be equal to this value. So we'll see what is our driving force. Our driving force is अगर ऊपर की साइड में मूव कर रहा हूँ और ड्राइविंग फोर्स इज एफ साइन थीटा माइनस एम जी. ठीक है, अगर मैं इस केस में देखूँ सो इस केस में क्या है मेरी ड्राइविंग फोर्स एफ साइन थीटा माइनस एम जी. ठीक है, और इस केस में मेरी ड्राइविंग फोर्स क्या है, इस केस में इट इज़ मूविंग अप ना, इस केस में हमारा मूविंग अप वाला, ये वाला मूविंग डाउन वाला सिनारियो, तो ड्राइविंग फोर्स इज एम जी माइनस एफ साइन थीटा. ठीक है, इसकी टेंडेंसी क्या है, मूव डाउन होने की, इसकी टेंडेंसी क्या है, मूव अप होने की. मूव अप होने की मीन्स आई कैन से एफ साइन थीटा माइनस एम जी, मूव डाउन होने की एम जी माइनस एफ साइन थीटा. ठीक है, तो दैट इज़ माई ड्राइविंग फोर्स इन बोथ द केसेस. नाउ आई नो कि माई फ्रिक्शन static friction will be less than limiting friction mu s n. I just put the value of n here. N is what में यहाँ पे n क्या है, n is nothing but my the component of f cos theta. ठीक है, n is nothing but this. अगर मैं f x को x में इसका कोई मोशन नहीं हो रहा, so x में मोशन नहीं है, तो it will be in equilibrium, so we can equate these two things. n is equal to f cos theta. so यहाँ पे मैंने mu s n को डाल दिया, mu s into f cos theta. ये मेरी फ्रिक्शनल फोर्स जो भी आएगी it will be lesser than this value. ठीक है, इट विल ऑलवेज बी लेसर देन दिस वैल्यू. तो यहाँ पे मेरी फ्रिक्शन फोर्स कितनी है, सो फ्रिक्शन फोर्स इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ, जैसे हमने देखा था इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ मोशन ओनली, इट इज़ नॉट मूविंग. सो यहाँ पे जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स होगी दैट इज विल बी इक्वल टू दिस ड्राइविंग फोर्स. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू दिस ड्राइविंग फोर्स. okay, it is not moving, just on the verge of moving. Same way this friction force will be equal to this driving force. ठीक है, so that is what we have to do. So friction force, this driving force, जितने भी driving force है that should be lesser than the limiting value. ठीक है, so you can say it in both the ways. One is you can say कि this driving force is almost equal to friction. ठीक है, and it is a case when on the verge of motion, or that is a, और जो भी मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से निकल गई, फ्रिक्शन इज व्हाट माय हेयर इज, दिस फ्रिक्शन इज मैक्सिमम वैल्यू, मेरी लिमिटिंग वैल्यू मेरी ये है. जो मेरी ड्राइविंग फोर्स होगी ना, ड्राइविंग फोर्स इट्स ऑलवेज लेसर देन द लिमिटिंग वैल्यू ना, तभी इट इज़ ऑन द रेस्ट. अगर ये एफ डी की वैल्यू मेरी मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाती है दैट इन स्टार्टेड मूविंग. सो यहाँ पे दिस इक्वालिटी वी कैन यूज़ कि एफ डी इज़ माई लेसर देन limiting friction. Same way in case में FD is lesser than my limiting friction, दोनों केस में, F max में X minimum में. Now I'll put the value of FD here. ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू मैंने उठा के डाल दी. I put this value here. So F sin theta minus mg is lesser than my limiting friction. Limiting friction की वैल्यू we have taken it out from here, mu s cos theta. ठीक है, from here just rearrange F and you have got the maximum value of Fs mg divided by sin theta minus mu s cos theta. Same way I'll just put it here. Driving force is this, which is to find out the minimum value of force. So this is my driving force in this scenario. So this is also lesser than the maximum value of limiting friction. We don't know what is the value of so friction की value यहाँ पे we can get to know if we know these two things. So we can get to know the friction value. Okay, friction, the static friction is always equal to your driving force. ठीक है, that is always equal to your driving force, static friction. अगर जब तक वो stressed पे है. ठीक है, so we can also say that static friction is equal to driving force, but here we have to find out the value of F, this F maximum or F minimum. So we just put it here, F sin theta minus mg. Driving force is lesser than my limiting force, limiting friction ये है. So from here I rearrange this F, I bring it here and I rearrange it, and I've got the value of maximum as this, and I've got the value of minimum as this. Okay, so this is my minimum force required so that the block will not fall, and this is my maximum. अगर इन दोनों के बीच में मेरी force रहेगी then the block will not fall. अगर इसकी वैल्यू F की वैल्यू मेरी इससे कम हो जाती है, F minimum से, then the block will start falling, then the kinetic friction is going to come. अगर मेरी F की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाती है F max से, this is my max, so इससे ज़्यादा अगर मेरी F की वैल्यू हो जाती है then I'll say the block will started moving upward and the kinetic friction will come. ठीक है, जब तक ये दोनों F है मेरी, इन दोनों के बीच में my static friction will work. Okay, इन दोनों के बीच में my static friction will work, right? So next we'll move on to our
नेक्स्ट एग्जांपल। सो इस केस में क्या कह रहा है कि मेरे को एक अरेंजमेंट दे रखा है, द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन दिस बोर्ड और ये इट इज़ कनेक्टेड थ्रू द पुलिस सिस्टम, और वापस में स्ट्रिंग इसके हाथ में आ रही है एंड इट इज़ पुशिंग द स्ट्रिंग, ठीक है, इट इज़ पुशिंग द स्ट्रिंग। सो मेरे को ये दे रखा है यहाँ से ही पुश करेगा स्ट्रिंग को, ठीक है, एफ, दिस एफ विल बी नथिंग बट द फ्रिक्शन फोर्स जो रोप और इसमें आएगी, एंड दैट फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट दिस टेंशन ओनली। तो फ्रिक्शन फोर्स मैंने अभी इंटरनल फोर्स है निगलेक्ट कर दी, सो दिस एफ जितना भी ये पुश डाउन करेगा दैट विल बी द टेंशन ओनली, ठीक है, द टेंशन विल फ्लो अप टू दिस पॉइंट, ठीक है, अप टू दिस पॉइंट बिकॉज सिंगल स्ट्रिंग है, सो द टेंशन विल बी सेम, वी आर कंसिडरिंग मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग, सो यहाँ पे टेंशन आ जाएगी। तो नाउ दिस इज द टेंशन विच इज ड्राइविंग दिस बोर्ड, दिस इज ड्राइविंग दिस बोर्ड। अब इस बोर्ड के ऊपर जो फ्रिक्शन, इस बोर्ड के ऊपर जो इस टेंशन को अपोज करने वाली चीज़ क्या है, वो है फ्रिक्शन, ठीक है, ये बोर्ड और ग्राउंड के बीच में है फ्रिक्शन, तो इसको अपोज करेगी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किस पे डिपेंडिंग है मेरी, नॉर्मल पे। नॉर्मल कहाँ से आएगा, एक तो नॉर्मल इसका मास हो जाएगा, ठीक है, इसका मास हो जाएगा एंड इसका मास हो जाएगा, इन दोनों का, एंड एक आएगा इसका कंपोनेंट, इन दोनों के नॉर्मल को, इन दोनों के जो नॉर्मल आएगा, जो ये दोनों मिलके ग्राउंड को पुश कर रहे हैं, उसका एक अपोजिट कंपोनेंट आ जाएगा, ये वाला जो टी इसको ऊपर की साइड जा रहा है, एक इसका अपोजिट कंपोनेंट आ जाएगा। सो वी विल नाउ सी द सिनेरियो, वी हैव अंडरस्टूड के व्हाट वी हैव टू डू। और हमें पूछा क्या गया, मेरे को एफ मैक्स निकालना है कि मैं एक्स कितना पुश करूँ कि बोर्ड स्लिप ना हो जाए। अगर मैं एफ की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा दैट मीन टेंशन बढ़ती जाएगी, यहाँ पे मेरी टेंशन बढ़ती जाएगी, तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम ये टेंशन इट विल ओवरकम दिस फ्रिक्शन एंड द ब्लॉक स्टार्टेड मूविंग, ठीक है। सो मेरे को टेंशन की मेरे को फ्रिक्शन फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि द ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग ओनली, ठीक है, दैट इज इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, यू कैन से इट इज़ द एट द लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू बतानी है कि जस्ट ब्लॉक अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाए, ठीक है, वो मैक्सिमम फोर्स बतानी है मेरे को, राइट। सो लेट्स नाउ प्रोसीड। हमने देखा यहाँ पे फोर्स इज़ नथिंग बट जो मेरे बिकॉज ऑफ इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगी, दैट फोर्स इज फ्रिक्शन एंड देन इट इज़ इक्वल टू टी, सो फोर्स विल बी इक्वल टू द टेंशन। जितनी मैं फोर्स यहाँ पे लगाऊंगा दैट फोर्स आई कुड एबल टू अप्लाई बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली बिटवीन द रोप एंड द हैंड्स ऑफ अ पर्सन, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर आएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स मैन के ऊपर आएगा तो स्ट्रिंग के ऊपर नीचे आएगा बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन, और दिस फ्रिक्शन इज नथिंग बट दिस माई टेंशन। तो मेरा मैन के ऊपर फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स और स्ट्रिंग के ऊपर फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंशन, सो वी कैन से टेंशन इज नथिंग बट इक्वल टू फोर्स, सो वी कैन से दिस, यहाँ पे जो इंटरनल फोर्सेस हमने रिमूव कर दी, सो टेंशन इज वट एवर द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन इट विल बी into the tension. So friction is just helping as a bridge between the force applied by the men and the tension in the string. So इन दोनों objects में, मेन में और इसमें, जो फ्रिक्शन इज जस्ट वर्किंग एज अ ट्रांसफरिंग ऑफ द फोर्स, ठीक है, यहाँ से एफ ट्रांसफर इट स्ट्रिंग, सो ये जो स्ट्रिंग है नाउ इट इज़ गोइंग टू पुल दिस ब्लॉक एम। सो हम एफ बनाते हैं दोनों का, पहले ब्लॉक मास का, पहले मेन का एफ बनाते हैं। मेन का एफ में क्या है, मेरे को ऊपर टेंशन लग रही है कि वाली, ठीक है, दिस टेंशन, एंड नीचे इट इज़ पुशिंग, नीचे दिस टेंशन इज़ नथिंग बट माई फोर्स, एक इसके नीचे मास लग रहा है एंड इट इज़ गेटिंग ए नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, these three forces are there on the men, ठीक है। F, why the F not taken, because F is men is applying the force, ठीक है, we cannot take this force because FBD में क्या होता है, we just take the forces on the men, ठीक है, it is not the force which has been applied by the men। तो ये F क्या है, it is applied by the men, we cannot take this as a force। तो यहाँ पे men के ऊपर क्या हो गई, टेंशन आ गई एक तो, ठीक है, एंड वी आर हैविंग नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी जो इस पर फोर्स लगा रही होगी। तो ये तीन मेरी फोर्सेस आ गई मेन पे। अब हम प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। प्लेटफॉर्म पे मेरी एक टेंशन ये आ गई, एक इस पर नॉर्मल लग रहा होगा ग्राउंड से, एक इसका खुद का वेट आ रहा होगा और एक इस पर फ्रिक्शन पीछे साइड में लग गई बिकॉज इट इज़ हैविंग टेंडेंसी टू मूव राइटवर्ड्स, ठीक है। तो एक फ्रिक्शन आ गई इधर, एक नॉर्मल बिकॉज ऑफ मैन आ रहा होगा ऊपर से, एक नॉर्मल ग्राउंड की वजह से आ रहा होगा, एक ग्रेविटी आ रही होगी और एक टेंशन इधर आ गई, ठीक है। ये हमारी फोर्सेस आ गई इस पर। अब देखते हैं हम इस पर टोटल, बिकॉज दिस फ्लोर इज़ यही हमें देखना है ना निकालने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी के मूव ना कर पाए तो वी नीड टू फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए वी नीड टू फाइंड कि ग्राउंड को ये दोनों मिलके कितना पुश कर रहे हैं, ये सारे फोर्सेस कितना पुश करा पा रहे हैं ग्राउंड को, मैन ये, ठीक है। सो यहाँ पे जो टोटल एन जी देखते हैं जो ग्राउंड से इट इज़ गेटिंग इट, सो एन जी इज़ नथिंग बट माई एन, ठीक है, एन एंड एम जी, ठीक है, एन ये जो मैन की तरफ से नॉर्मल आ रहा है प्लस एम जी। अब एम एन की वैल्यू, we just put the value of n from here, n is nothing but my, this is
T plus N is equal to mg. So I can say N is equal to mg minus T. So I put the value of N as mg minus T here, and I've got this ng as m plus mg minus T. ठीक है, overall normal, that with this normal they are pushing. ठीक है, the system is pushing the ground. ठीक है, now my driving force is in this direction T that we have already seen. फ्रिक्शन फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट म्यू एस इंटू एन जी, जो ग्राउंड से मेरा नॉर्मल आ रहा है, दिस वन, दिस एन जी. ठीक है, सो म्यू एस इंटू एन जी, यहाँ पे एन जी है, दिस इज नॉट द एन, सो आई जस्ट क्लियर इट, दिस इज माई एन जी. ओके, सो ये एन जी हो गया मेरा, और इसके आई जस्ट पुट द वैल्यू है ऑफ म्यू एस इंटू, यहाँ से एन जी की वैल्यू उठा के डाल दी मेरी. ठीक है, यहाँ से मैंने, दिस इज म्यू एस, इज नॉट म्यू के, इज नॉट द म्यू, दिस इज म्यू एस. ठीक है, अब ये जो मेरा जो टेंशन होगा, ठीक है, वी कैन से, वी कैन जनरलाइज द केस फर्स्ट के जो भी टेंशन की वैल्यू होगी, इफ इट्स नॉट मूविंग इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू. और हमारे को मैक्सिमम पूछिए तो वी कैन इक्वेट दिस टू द इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो इट्स मैक्सिमम वैल्यू पे इट विल बी टी मैक्स. ठीक है, जब ये लिमिटिंग पहुंच जाएगी फ्रिक्शन, वी कैन से इट इज़ द टी मैक्स. बट वी कैन जनरलाइज द केस कि जो मेरी टेंशन होगी, जो इसकी ड्राइविंग फोर्स होगी, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन my limiting friction, because we know that there is no sliding between the block and the ground. So we can say T max is coming as mu s n. It is one case where the T max will come, the maximum limiting friction, to overcome the maximum limiting friction. यहाँ पर T की वैल्यू मेरी आ गई, I put the value of mu, and n की वैल्यू I just put here from here, so you just put it here, and from here I rearrange T here, and I got the value of T. T is nothing but my force. ठीक है, T is nothing but my force. We have taken it, we have already seen it here. तो यहाँ पे मेरा आ गया फोर्स मैक्सिमम कितनी आएगी मेरी, दिस इज माई मैक्सिमम फोर्स के ये ब्लॉक जो है मेरा स्लाइड ना करे. अगर इससे ज़्यादा फोर्स लग गई then the tension will be on a higher side and the block will started sliding on the floor. The block will started sliding on the floor, right? So that is what we have seen. So these were the questions which are pending. I think one more question is pending from the last lecture, so we'll see that, then we'll move on to our today's lecture topic. So ये भी interesting question है, इसमें भी मेरा concept आएगा relative motion का, because we know friction is always opposing the relative motion. It will not oppose the motion, it will always oppose the relative motion. So let's see, इसमें एक cart है which is moving, which is we say at time t is equal to 0. ठीक है, block is एक ब्लॉक इज मूव, टाइम टी इज इक्वल टू 0, एक ब्लॉक इसके ऊपर आके गिरा. ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक होगा, सो इट फॉल्स ऑन टू दिस, इट्स वेलोसिटी इज दिस, एंड द प्लैंक 0 है, एंड देन द प्लैंक स्टार्टेड मूविंग विद एक्सेलेरेशन दिस. ठीक है, नो, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 मेरे को मास इसके ऊपर रखा हुआ है. ठीक है, इट इज़ नॉट द, दैट इज़ अ डिफरेंट केस. सो इस केस में क्या है ना मेरा, सो कार्ट इज इनिशियली एक्सेलेरेशन इज 0, तो ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, एंड इट इज स्टार्टेड मूविंग विद वेलोसिटी v. स्लोली द प्लैंक ऑल्सो गेन सम एक्सेलरेशन a. ठीक है, प्लैंक की भी एक्सेलरेशन a नॉट हो जाती है स्लोली. ये नीचे वाले प्लैंक की, वी कैन से इट इज़ अ प्लैंक, सो इसकी भी एक्सेलरेशन a नॉट हो जाती है. बट इनिशियल टाइम पीरियड पे व्हेन इट फॉल डाउन इट इज़ v नॉट, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ मास, इसकी मास की वेलोसिटी v नॉट है, बट इसकी एक्सेलरेशन, we'll see what the acceleration will be, but acceleration of the Planck initial time period पे t नॉट पे 0 है, but then it will be, जैसे ही block started moving it will be a नॉट. ठीक है, मेरे को बताना है friction on the block निकालनी है, और मेरे को बताना है t नॉट time when the block will get rest with respect to Planck. ठीक है, ये दो चीज़ें बतानी है. So these two things we have to find out. ठीक है, so let's begin. सो सेकेंड केस क्या होगा मेरा, जब ब्लॉक रेस्ट पे विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक कब आएगा, जब इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच में 0 हो जाएगी. ठीक है, जब व्हेन इट इज़ ऑल्सो, सो फॉर इंस्टेंस इट इज़ मूविंग विद एक्सेलरेशन, सो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इट विल रीच 10 मीटर पर सेकेंड. सेम वे अगर ये v नॉट विल इंक्रीज टू 10 मीटर पर सेकेंड, सो देन वी कैन से इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन 0 है, एंड दिस इज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक. ठीक है, दैट वी कैन से इट इज़ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक. So we have to find out that, right? So let's start. So अब जैसे ही ब्लॉक इस पे मूव कर रहा है, so how this block is moving forward, we'll have to see the forces on the block. तो
ब्लॉक है, सो वी सीधा वील मेक द एफ ऑन द ब्लॉक. सो ब्लॉक के ऊपर पहले एक तो mg लग रहा होगा, ऊपर से नॉर्मल आ रहा होगा, एंड द ब्लॉक इट इज़ इनिशियली एट a इज इक्वल टू 0. इनिशियली वी हैव गिवन 0 है, सो दिस plank is not moving but this block is moving on the plank. So relative motion क्या होगा, it is moving forward, it is stationary, so it is the friction force will come backward. ठीक है, because the relative motion of this mass m is in this direction with respect to this plank. ठीक है, so that means to oppose this relative motion there is a friction force which is coming back which is going to retard the velocity of this. और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही होगी बिकॉज एक्सेलेरेशन है, और एक पॉइंट पे जाके इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी. ठीक है, सो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ये ब्लॉक है इसके ऊपर रखा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ये वी नॉट डिक्रीज करने लगेगा. ठीक है, बिकॉज ये इनिशियली रेस्टिंग सरफेस लेके चलो, बिकॉज इट इज़ ए इज इक्वल टू 0 एंड देन स्टार्टेड मूविंग. सो धीरे धीरे इस पर रिटार्डेशन लगने लगेगा और ये धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी पकड़ने लगेगा, कार्ट धीरे धीरे वेलोसिटी पकड़ने लगेगा. सो एक लेवल पे जाके दोनों की वेलोसिटी कम हो जाएगी. सो फॉर इंस्टेंस मास की पहले 10 है, फिर वो 9 आ रहा है, फिर वो 8 आ रहा है, फिर वो 7 आ रहा है. सेम वे एक मेरा जो प्लैंक है वो पहले 0 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है. सो इट दिस पॉइंट जैसे ही इन दोनों की सेम हो जाएगी वेलोसिटी, दे विल देन बी एट रेस्ट. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू सी कि ये मेरी फोर्सेस हो गई ऑन प्लैंक. सो प्लैंक इज मूविंग विथ वी नॉट, इस पर फ्रिक्शन आ रही है. सो विल सी कि ये जो बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ओनली इट इज़ प्रोड्यूसिंग अ रिटार्डेशन इन दिस वेलोसिटी. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एक्सेलेरेशन बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन. सो एक्सेलेरेशन क्या होगी इसकी, इट इज़ एम ए इस डायरेक्शन में. सो इसका एम ए इज इक्वल टू, जो इस डायरेक्शन में इसका एम ए आएगा बिकॉज फोर्स आएगी, दैट इज इक्वल टू एफ. तो एक्सेलेरेशन यहाँ से आ जाएगी एफ बाई एम. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. एफ कितना, एफ यहाँ पे मेरा इट इज़ मूविंग, इट इज़ स्लिपिंग ना, स्लाइडिंग कर रहा है, तो यहाँ पे म्यू के आएगा. सो एफ इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन इज बाई एम जी. यहाँ से आई टेक आउट द वैल्यू ऑफ दिस एफ इज़ नथिंग बट माई एम ए. वी हैव सीन बिकॉज ऑफ दिस ओनली इट इज़ मूविंग इन दिस, रिटार्डेशन होगी इसमें. सो एम ए इज इक्वल टू एम जी. तो यहाँ से मेरा एक्सेलेरेशन आ गया, एम से एम कैंसिल एंड माई एक्सेलेरेशन एज कम एज म्यू जी. ठीक है, सो दिस एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ए इज नथिंग बट एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक. दिस इज माई इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, दिस माई एक्सेलेरेशन ऑफ दिस, इट इज एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक. इसका मॉड जो आ गया मेरा म्यू जी आ गया. ठीक है, गॉट इट वाई हाउ इट इज़ कम, आई जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन. सो जैसे ये ब्लॉक है, इट्स मूविंग विद वी नॉट. ठीक है, विद रिलेटिव टू दिस प्लैंक इसकी मोशन इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स फ्रिक्शन इज ट्राइंग टू पुश इट बैक. फ्रिक्शन इसको रोकेगा, इसके मोशन को. ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट देर इज एन अपोजिंग, देर इज अ रिटार्डेशन विल कम इन टू द मोशन ऑफ द एम. सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ इट इज़ रिटार्डिंग. ठीक है, वो नेगेटिव एक्सेलेरेशन निकालनी है हमने. नेगेटिव एक्सेलेरेशन निकालने के लिए मैंने इसकी जो एक्स डायरेक्शन में इसके फोर्सेस को आई जस्ट पुट इज इक्वल टू एम ए के बराबर. ठीक है, इस डायरेक्शन में इट इज़ हैविंग द एक्सेलेरेशन इन दिस डायरेक्शन ना, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ओनली. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ओनली, और अदरवाइज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन इट. सो नेट फोर्स मेरी एफ आ रही है इस डायरेक्शन में. सो एक्सेलेरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स इट विल बी रिटार्डिंग. नाउ विल टेक द एक्सेलेरेशन. our main thing is to find out the acceleration. now f is equal to ma. ठीक है, और मेरा f क्या है, मेरा म्यू एम जी, म्यू एन होता है, म्यू एम जी हो गया, म्यू एम जी म्यू के, ये k है काइनेटिक फ्रिक्शन वाला कोफिशिएंट आ गया मेरा. यहाँ से मैंने m से m कैंसिल, एक्सेलेरेशन आ गया मेरा म्यू जी दिस डायरेक्शन में, एंड दिस एक्सेलेरेशन इज नथिंग बट एक्सेलेरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लैंक. ठीक है, तो ये मेरी एक्सेलेरेशन आ गई. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक. सॉरी, my mistake, this acceleration which has come, it is with respect to ground. Sorry. So this acceleration has come, acceleration of block with respect to ground has come. Okay, it is not with respect to plank. Sorry. So because we are observing it right now, initially the observer is here. So because we have to consider it with respect to plank, we have to consider this a naught also. ठीक है, सो अभी तक जो था मैं कह रहा था ना विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, इट इज़ नॉट विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक. प्लैंक की निकालनी पड़ेगी व्हेन वी हैव टू कंसिडर दिस ए नॉट ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ लेटर ऑन स्टार्टेड मूविंग विद ए नॉट. सो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन आई है, दिस इज़ नथिंग बट एक्सेलेरेशन म्यू जी, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई है. ठीक है, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट एक्सेलेरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक निकालना है अब हमने. ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये मेरे को दे रखा है ए नॉट,
ठीक है, ए नॉट दे रखा है, माइनस ए नॉट डाल दिया, ये मेरे को दे रखा है इस डायरेक्शन में, तो इट विल बी माइनस म्यू जी, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। अब मेरी एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक आई है टू फाइंड आउट द रेस्टिंग पोजीशन, ठीक है, अब मेरी आएगी। सो विल फाइंड आउट एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज नथिंग बट एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ प्लैंक। एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक कितनी है मेरी, दिस डायरेक्शन में म्यू जी, सो दिस इज नेगेटिव, माइनस म्यू जी डाल दिया मैंने। एंड एक्सेलेरेशन ऑफ प्लैंक कितनी है मेरी, इस डायरेक्शन में ए नॉट, सो बट माइनस साइन इज देयर, सो यहाँ पे ये आ गई। सो टोटल जो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इस पे एक्सेलेरेशन होगी विल बी माइनस म्यू जी प्लस ए नॉट, सो दिस विल बी द acceleration of block with respect to Planck when it started accelerating also, na, that just missed ke it started accelerating, so my mistake, so just rectified it कि जो मेरा a आएगा that is nothing but my acceleration with respect to ground, right? ओके, और अगर मैं इसके ऊपर बैठ के देखूँ तो ये मेरा, इसको मेरे को रेस्ट पे लाना पड़ेगा, तो मैं इस पे ए नॉट इधर लगाऊंगा, ठीक है, सेम मैं कंपाउंड करूँगा इस पे ए नॉट इधर, सो ए नॉट ये ऑलरेडी ए नॉट इधर आ गया प्लस म्यू जी इस पे ऑलरेडी है, तो माई टोटल रिटार्डेशन आ गई इसकी ए नॉट प्लस म्यू जी, ठीक है, दैट इज़ माई टोटल रिटार्डेशन ऑन इट। और ये इधर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये मेरी इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, सो टोटल रिटार्डेशन इसकी इससे होगी एंड द फाइनल वेलोसिटी विल गेट जीरो, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट। सो this is my retardation with respect to block, acceleration of block with respect to p, it is in this direction, velocity is in this direction, retardation hogi, final velocity will be zero, we have to find out the time when the final velocity will get zero, the block will get rest। so now v is equal to u plus at, यहाँ पे final velocity zero, v naught कितना है मेरा, initial velocity is v naught, a कितना है, this value a with respect to Planck minus mu g plus a naught into t naught, यहाँ से मेरा t naught की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव गॉट इट। सो हमारी जितनी भी फ्रिक्शन वाली चीज़ें हमने देखी थी, सो इन दिस इनिशियली आई मेड ए मिस्टेक, आई फॉरगेट के इट this plank is also started moving with the knot, so I made a mistake, so I've said कि ये with respect to plank है, so it is not with respect to plank। जो हमने ये retardation of block निकाली थी initially with this frictional force and with this friction force that is with respect to ground, okay। फिर हमने with respect to plank निकाली and then overall हमारी retardation इतनी आई and then we put this retardation on this v naught to make it final velocity zero, और उसके बाद हमने वहाँ से time निकाल दिया। that is what we have done in this question, right? So now it's already more than 40 minutes, we'll move on to the next topic, otherwise we could not able to do what we have planned। अब हम देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन मेरा क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मेरा बताता है कि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन जो मेरा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का रिजल्टेंट आएगा ना, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स मेरी अगर कोई बॉडी मेरी सरफेस पे रखी हुई है, इस पर दो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेंगी, वन इज़ नॉर्मल वन इज़ फ्रिक्शन, ठीक है। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है तो मेरा रिजल्टेंट बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कम है तो रिजल्टेंट इज़ व्हाट, इट इज़ अ वेक्टर सम ऑफ बोथ, ठीक है। अगर मेरा फ्रिक्शन अगर मेरा यहाँ पे है तो दिस इज़ माय वेक्टर सम, अगर मेरा फ्रिक्शन ये हो गया इतना बड़ा और ये मेरा नॉर्मल है, देन द रिजल्टेंट विल बी दिस, ठीक है। अगर मेरा फ्रिक्शन ये है और मेरा नॉर्मल ये है और फ्रिक्शन मेरा और बढ़ गया ये एफ, ठीक है, नाउ माय रिजल्टेंट विल बी दिस, ठीक है। तो आपने देखा ये एंगल बढ़ता जा रहा है, पहले ये एंगल ये था, फिर एंगल और बढ़ा, फिर ये एंगल और बढ़ गया, ठीक है। दिस एंगल इज इंक्रीजिंग, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट इट इज सेइंग द रिजल्टेंट इज हाउ मच द कॉन्टैक्ट फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है, हाउ मच इट इज टिल्टेड फ्रॉम द नॉर्मल, अगर एंड इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन मेरा जीरो हो जाए, यहाँ पे जीरो हो जाए, तो दैट इज नॉर्मल ये है एंड माई रिजल्टेंट विल बी ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, सो माई एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी जीरो। अगर मेरा स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया यहाँ पे, ये मेरा रिजल्टेंट आ गया, ठीक है, दिस इज़ माई एंगल देन फाई, और मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू और बढ़ गई, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई, तो नाउ रिजल्टेंट इज दिस, नाउ एंगल ऑफ फ्रिक्शन गॉट इंक्रीज्ड, तो नाउ जो मेरा रिजल्टेंट है इट गॉट टिल्टेड मोर फ्रॉम द नॉर्मल। अगर मेरा फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ गई और बड़ी फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, नाउ माई रिजल्टेंट विल बी दिस, ठीक है, ये रिजल्टेंट आ गया, नाउ माई फाई हैव गॉट इंक्रीज्ड, सो फाई इज समथिंग रिलेटेड विद द फ्रिक्शन, फाई इज समथिंग रिलेटेड विद द फ्रिक्शन, ठीक है। सो माई एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज के बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन रिजल्टेंट पड़ेगा, रिजल्टेंट आएगा एंड दैट द टिल्टिंग ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम द नॉर्मल एट व्हाट वी कॉल अ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो नाउ विल सी इट्स डेफिनेशन। सो बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट किसका, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का, सो ओके, यहाँ पे एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, दैट इज म्यू एस एन, ओके, इट इज़ अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल का जो भी रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसके जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, उसको मूव कराने के लिए, ठीक है, कि उसको मूव कराने के लिए
मेरे को कितना इसमें मैक्सिमम फोर्स लगाना, इस कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा कि ब्लॉक जस्ट मूव कर जाए, ठीक है। दैट इज़ व्हाट अ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो रिजल्टेंट ऑफ दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल विद द नॉर्मल, कि नॉर्मल से ये जो रिजल्टेंट है कितना टिल्ट है, दैट इज़ व्हाट माई एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंड दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी कैसे कैसे इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन मेरा बहुत ही छोटा है तो माई एंगल विल बी वेरी स्मॉल, ठीक है। सो दैट एंड दिस एंगल डिपेंड्स ऑन द material and the nature of the surface. It is not depending on any other thing, it is depending on the material and the nature of the surface, ठीक है, this angle, because लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ नथिंग बट डिपेंडिंग ऑन योर म्यू एस, कि कितना ग्रिपिंग है ग्राउंड, और उसमें अगर वो ग्रिपिंग की वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे हमने देखा ना स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है दैट डिपेंड्स के स्टैटिक फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है कि मेरे को कितनी मिनिमम फोर्स चाहिए उसको मूव कराने के लिए। उसका मतलब है कि अगर ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक और इस ग्राउंड में, इन दोनों के बीच में कितनी ग्रिपिंग है कि मेरे को मिनिमम फोर्स लगाए कि ग्रिपिंग ओवरकम हो जाए, दैट इज़ द माई वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो म्यू एस है मेरा, तो ये म्यू एस क्या है ना, इट इज़ शोइंग दिस ग्रिपिंग। अगर ये म्यू एस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये ग्रिपिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। म्यू एस बढ़ेगा, म्यू एस इंक्रीज, माई लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीज, लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ी, लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ गई तो मेरा फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी टू मूव दिस ब्लॉक ना, ठीक है, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी मूव दिस ब्लॉक। So this angle is depending on the material of and the nature of the surface. So it is depending on mu s की कितनी strong मेरी gripping है with the surface, and that is depending on the surface, or that is what it is showing. Okay, so now we will see it mathematically कि क्या relationship देता है ये फ्रिक्शन और फाई के बीच में क्या रिलेशनशिप आती है। सो टेन फाई मेरा, अगर मैं यहाँ से देखूँ, टेन फाई इज़ नथिंग बट माई लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाय एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ नथिंग बट माई म्यू एन से एन कैंसिल, और टेन फाई की वैल्यू मेरी आ गई म्यू, ठीक है। सो वी हैव कैलकुलेटेड इट, डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द मटेरियल ऑफ द सर्फेस, ठीक है, depends on the nature and material. So this phi is depending on the nature and material of the surface, because mu, ये जो mu s आया है, it is nothing but my, it's showing the grippiness, it's showing कि how much stickiness is there between two surfaces. So it is my depending on the material and the nature of surface. So यहाँ पे मेरा phi आ गया 10 phi, it's nothing but my coefficient of static friction, ठीक है। So अगर मेरा phi की वैल्यू बढ़ गई, अगर मेरा म्यू ज़्यादा है तो फाई ज़्यादा होगा। म्यू ज़्यादा का मतलब हो गया म्यू एस का मतलब म्यू एस ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स मेरा नॉर्मल कम हो जाएगा, नॉर्मल कम होगा। सो सपोज म्यू एस इज़ मोर, दैट मीन फ्रिक्शन इज़ मोर मीन्स के एंगल विल बी मोर बिटवीन देम, 10 फाई आ गया ना एंगल, सो एंगल विल बी मोर व्हेन द नॉर्मल विल बी लेस। सो विल सी हेयर इन दिस फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ व्हाट, म्यू इंटू एन। अगर मेरा एस फ्रिक्शन मेरा है सपोज 10, ठीक है, और मेरा म्यू की वैल्यू आ गई, म्यू मेरा बहुत ज़्यादा है, सपोज विल टेक इट 0.9 सो म्यू की वैल्यू हम ले लेते हैं 0.9, फ्रिक्शन मेरा आ गया 9, तो मेरे यहाँ से फ्रिक्शन मेरा आ गया, यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया 9, म्यू की वैल्यू 0.9 ले ली, तो यहाँ से नॉर्मल कितना आ गया आपका, दिस इज आपका 10 नॉर्मल आ गया, ठीक है, यहाँ से नॉर्मल आ गया 10, ठीक है। और दूसरा केस देखते हैं, जब मैं यहाँ पे 9 ही है मेरी फ्रिक्शन एंड आई रिड्यूस माई म्यू टू 0.1, ठीक है। अब यहाँ से नॉर्मल कितना आ गया मेरा, दैट इज़ नाउ 90 सी, ये मेरा हाउ द नॉर्मल इज इंक्रीज्ड एंड माई म्यू, सो फ्रिक्शन इज कांस्टेंट। सो जैसे मेरा अगर म्यू एस की वैल्यू बढ़ेगी, दैट मीन्स म्यू एस किससे रिलेटेड है, फाई से, तो म्यू एस बढ़ा तो मेरा फाई बढ़ जाएगा, ठीक है। सो मेरा म्यू एस बढ़ा, फ्रिक्शन मेरी सेम है, म्यू एस बढ़ेगा मेरा, सो माई म्यू एस विल बी इंक्रीज्ड, this if we see this example, so if mu s will be increased, n will be decreased, अगर मेरी सेम फ्रिक्शन है, ठीक है, अगर मेरी सेम फ्रिक्शन है दोनों केसेस में, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू मेरी कांस्टेंट रहती है, तो अगर मेरा ग्रिपीनेस बढ़ती है तो मैं नॉर्मल विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ देयर। सो नाउ दिस ग्राफ इट इज़ शोइंग कि अगर मेरी फाई की वैल्यू कम है, दिस इज़ माई 10 फाई इज लेस, सो माई ग्रिपीनेस इज कम होगी मेरी ग्रिपीनेस, म्यू की वैल्यू कम होगी, तो मेरी फ्रिक्शन कम हो जाएगी, सो दिस इज शोइंग कि माई फ्रिक्शन इज लेस, दिस एंगल इज लेस। सेम वे अगर मेरी म्यू की वैल्यू ज़्यादा है, माई एंगल विल बी मोर, सो इट विल बी मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द फ्रिक्शन, सो रिजल्टेंट इज मोर डिपेंडिंग ऑन द फ्रिक्शन हेयर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज शोइंग हेयर, राइट।
So 10 phi, it is how related with the material and the nature of the surface. Okay, so next we'll see our topic, push versus pull. So push versus pull का मतलब है कि एक ब्लॉक है रेस्टिंग ऑन अ सरफेस, यू डू टू ऑपरेशंस, पहले तो आपने इसको यहाँ से पुश किया और दूसरा आपने यहाँ से इसको पुल किया, ठीक है। अब इन दोनों केस में हम लोगों ने देखना है कि वट विच इज़ मोर ईजियर टू डू, किस पे कम फोर्स लगा के आई कैन मूव दिस ब्लॉक। इस पे जो मेरे को स्टॉपिंग फोर्स है, दैट इज़, अगर इस डायरेक्शन में पुश कर रहा हूँ मैं, इस डायरेक्शन में इसकी हॉरिजॉन्टल है, टेंडेंसी टू मूव इज इन दिस डायरेक्शन, सो फ्रिक्शनल फोर्स विल कम इन दिस डायरेक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स आ गई, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज, आई अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट कि इसको मूव कराने के लिए कौन सी फोर्स कम लगेगी, पुश ज़्यादा बेटर है, पुल ज़्यादा बेटर है। सो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट इज़ म्यू इंटू एन। अब ये जो एन है दैट इज़ डिपेंडिंग, सो नाउ एन इज़ वेरिंग इन बोथ पुश एंड पुल, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू सी, बिकॉज म्यू हमारी फ्रिक्शन फोर्स इज़ द ओनली फोर्स विच इज़ वी हैव टू ओवरकम हेयर, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दैट इज़ द लिमिटिंग फोर्स, ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी, म्यू एस और एन पे डिपेंडेंट है। म्यू एस दोनों में सेम है बिकॉज सरफेस सेम है। नाउ इट इज़ डिपेंडिंग इन बोथ द केसेस कि इसको ओवरकम करने के लिए एन क्या है, कि अगर एन मतलब ये ब्लॉक है, हाउ इट इज़ पुशिंग डाउन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ से देखो तो एक इंट्यूशन आएगी ना कि एक इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ भी जाएगा जो इसके नॉर्मल को, इस ब्लॉक को और पुश करेगा ग्राउंड की तरफ, ठीक है। ये जो इसका एक और नॉर्मल कंपोनेंट आ रहा है ये इस डायरेक्शन में, सो इट इज़ गोइंग टू पुश द ग्राउंड मोर with mg, पहले तो mg से तो पुश कर ही रहा है, now it is going to push the ground more with this friction, so now the normal is going to increase, normal is going to increase means more limiting friction will be there because mu n is there na, so more limiting friction is there, more limiting friction means it is difficult to पुश इन। अब पुल के केस में क्या होता है ना, मेरा एक, अगर ये पुल मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो एक कंपोनेंट आता है दैट इज़ रिड्यूसिंग डाउन द नॉर्मल, जो कि मेरा mg था पहले, ठीक है। तो नाउ जो ब्लॉक होगा वो अब कम पुश करेगा ग्राउंड पे, दैट मीन्स द फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन मेरा और कम हो जाएगा, दैट इज़ वाई वी सेड कि पुश द पुल इज़ मोर ईजियर टू देन पुश, ठीक है। बिकॉज जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसको ओवरकम करने के लिए एक कंपोनेंट मेरा जो आता है इसका फोर्स का, दैट इज़ रिड्यूसिंग डाउन माई नॉर्मल, ठीक है। लेट्स सी नॉर्मल मेरा, पहले ये केस देखते हैं, इसमें नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल ऊपर है, नीचे mg और एक इसका कंपोनेंट एफ साइन भी आ जाएगा, सो नॉर्मल इज़ नथिंग बट माई mg प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। नॉर्मल यहाँ पे मेरा ये आ गया, तो ये कंपोनेंट एक और ऐड हो गया ना नॉर्मल में, ठीक है। नाउ पहले पुश केवल mg से कर रहा था ये ब्लॉक, नाउ पुश अप कर रहा है एफ साइन थीटा प्लस mg से, तो ऑब्वियसली n बढ़ गया तो माई फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज, सो जस्ट टू मूव द ब्लॉक यू नीड इधर एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होना पड़ेगा तभी ये मूव कर पाएगा, सो आई कैन से एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू डाल दी मैंने, तो एफ की वैल्यू मेरी आ गई यहाँ से म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये मेरी एफ की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। दैट इज़ द फोर्स, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लॉक, दैट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लॉक। अब पुल के केस में देखते हैं, पुल के केस में एफ ही आ गया, एक कंपोनेंट ही आ गया, एक कंपोनेंट इधर आ गया, जो यहाँ पे एन की वैल्यू मेरी डिक्रीज कर रहा है बिकॉज इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, सो यहाँ पे जो मेरा एन आ गया मेरा, दैट इज एम जी माइनस एफ साइन थीटा, यहाँ पे एन की वैल्यू आ गई मेरी एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे थी मेरी एम जी प्लस एफ साइन थीटा, नॉर्मल ज़्यादा था, दैट मीन्स ब्लॉक इज पुशिंग मोर, सो फ्रिक्शन इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, यहाँ पे नॉर्मल कम हो गया, सो दैट मीन्स फ्रिक्शन इज गोइंग टू गेट रिड्यूस, तो फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन सी इट इज़ ईजियर टू पुश देन इट इज़ ईजियर टू पुल देन पुश। ड्राइविंग फोर्स दोनों में सेम है, यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू डाल दी है, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एन एम जी माइनस एफ साइन थीटा, यहाँ पे हमने देखा फोर्स आई मेरी दिस वन म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर विल बी मोर, डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा सो एफ की वैल्यू कम होगी, यहाँ पे नेगेटिव साइन है सो डिनोमिनेटर लेस, एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ वी हैव सीन एनालिटिकली ऑल्सो एंड वी हैव सीन इट इंट्यूटिवली ऑल्सो के वाई पुल इज मोर देन पुश, ओके। नाउ हमने अभी ये जो पढ़ा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कि हाउ वाई दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज देयर, वाई वी नीड टू स्टडी, सो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ टू केटर दिस मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, ठीक है। सो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक इफ इट्स इक्वल टू, so we'll see that के how the angle of friction is related with this minimum force required to move the block, okay, whatever we have studied in angle of friction। so यहाँ पे देखते हैं, ये मेरा ब्लॉक है, दिस इज केप्ट ऑन दिस थिंग, तो यहाँ पे मैंने फोर्स लगाई F,
सो एफ के दो कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा इट इज़ गोइंग टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन टू मूव द ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और जो एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा दैट इज़ गोइंग टू रिड्यूस डाउन दिस टेंशन, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू। तो अब हमें ऐसी वैल्यू थीटा की बतानी है कि जो मिनिमम वैल्यू हो मेरी ऐसी वैल्यू की थीटा की पे फोर्स मेरी मिनिमम लगे जस्ट टू मूव द ब्लॉक, ठीक है। अगर मैं एफ़ की वैल्यू केवल इधर रख दूँ, मैं पूरी एफ में थीटा जीरो कर दूँ, थीटा जीरो कर दूंगा मैं, तो मेरे वर्टिकल कंपोनेंट विल बी लेस, तो मेरे फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा ना यहाँ पे, बिकॉज नाउ एन को कम करने के लिए नहीं होगा कोई भी कंपोनेंट मेरा, यहाँ पे एन को कम करने के लिए एफ साइन थीटा भी चाहिए मेरे को। अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे अगर मेरी थीटा जीरो हो जाएगी तो एफ साइन थीटा जीरो हो जाएगा, तो एन की वैल्यू डायरेक्टली मेरी फुल की पूरी वैल्यू एम जी आ जाएगी मेरी, एन इजिकल टू एम जी आ जाएगा पूरा का पूरा वैल्यू। नॉर्मल में क्या है मेरा, एन इजिकल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा है, और ड्राइविंग फोर्स मेरी कितनी है, एफ डी इजिकल टू एफ कॉस थीटा माइनस एफ है, और ये जो एन आएगा वो यहाँ पे एफ में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को आई हैव टू ऑप्टिमाइज द थीटा, कि मेरे को थीटा अगर मैं थीटा पूरा बढ़ा भी दूँ तो दैट मीन्स यहाँ पे एफ कॉस थीटा कुछ भी नहीं होगा, सारा का सारा फ्रिक्शन में चला गया, तो ब्लॉक विल नॉट मूव, आई हैव टू मूव द ब्लॉक ऑल्सो। थीटा की कोई ऐसी वैल्यू रखूँ कि नॉर्मल भी मेरा कम हो जाए, नॉर्मल कम होगा तो मेरा फ्रिक्शन कम होगा, तो मेरे को ये वाली फोर्स भी कम लगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को फ्रिक्शन से ज़्यादा चाहिए ये वाली फोर्स, ठीक है। और फ्रिक्शन को कम करने के लिए मेरे को नॉर्मल का कंपोनेंट कम करना है, वो कि जो कि फोर्स का एक कंपोनेंट अबव की साइड में मेरे को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सो इट इज़ काइंड ऑफ एक सिचुएशन, दोनों साइड से सिचुएशन है, जो एफ के दोनों कंपोनेंट इट्स कमिंग एंड वी हैव टू ऑप्टिमाइज बोथ द कंपोनेंट सो दैट द ब्लॉक विल मूव। सो मेरे को वो थीटा की एक ऐसी वैल्यू बतानी है जिसपे फोर्स मेरी मिनिमम लगे, सो दैट द ब्लॉक विल जस्ट मूव। सो नाउ विल सी इट एनालिटिकली। सो फोर्स मेरी अप्लाइड फोर्स है दिस, इसके दो कंपोनेंट आ गए, एफ साइन थीटा दैट इज रिड्यूसिंग डाउन द नॉर्मल बिकॉज ये अप डायरेक्शन में, एंड विच इज़ गोइंग टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, ठीक है, बिकॉज नॉर्मल फ्रिक्शन माई डिपेंडिंग ऑन द नॉर्मल ओनली, ठीक है, माई लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द नॉर्मल। सो अगर नॉर्मल कम होगा तो मेरी फ्रिक्शन कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस एफ साइन थीटा। सो आई नीड सम थीटा टू रिड्यूस डाउन माई फ्रिक्शन। अगर मैं थीटा रिड्यूस करके ज़ीरो भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ड्राइविंग फोर्स देन ज़ीरो हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं थीटा को करके बिल्कुल ज़ीरो कर दूँ, ठीक है, तो इन दैट केस माई ड्राइविंग फोर्स विल बी ज़ीरो, सो दैट ऑल्सो आई कैन नॉट डू। सो वी नीड टू ऑप्टिमाइज दिस। तो एफ कॉस थीटा इज माई ड्राइविंग फोर्स टू ओवरकम द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, तो एफ थीटा को ज़ीरो भी नहीं कर सकते, वी नीड टू फाइंड आउट दैट मिनिमम थीटा विच इज़ रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव द ब्लॉक। यहाँ से ड्राइविंग फोर्स ही आ गई टू ओवरकम लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाउ विल अप्लाई आवर फॉर्मूला दैट एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एन, इतना टू मूव कराने के लिए जस्ट टू मूव द ब्लॉक इट शुड बी इक्वल टू, ड्राइविंग फोर्स शुड बी इक्वल टू माई लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस एन हो गई। यहाँ पे एन की वैल्यू मैंने डाल दी एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है, ये मैंने एन की यहाँ से एन की वैल्यू उठा के डाल दी। सो दिस कंपोनेंट इज देयर विच इज़ गोइंग टू रिड्यूस डाउन दिस नॉर्मल, ठीक है। नाउ यहाँ से मैं आई जस्ट टेक दिस एफ को मैं उठा के आई जस्ट रीअरेंज इट अलॉन्ग विद दिस एफ एंड आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ एस म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरी। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू मेरे को मिनिमम चाहिए, दैट मीन्स दिस फैक्टर शुड बी मैक्सिमम, कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा ये मैक्सिमम होगा, तभी मेरी इसकी वैल्यू कम आएगी, एफ की वैल्यू कम आएगी। सो नाउ आर गोल इज़ टू मैक्सिमाइज दिस फैक्टर, ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। इसको मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, इसको लेते हैं पहले y, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, उसको जीरो रखते हैं, वहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब थीटा को चेक करेंगे हम डबल डेरिवेटिव लेके वेदर इट इज़ कमिंग लेस देन दिस और मोर देन दिस। हमारा को मैक्सिमाइज करना है, तो द डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस शुड कम, द डबल डेरिवेटिव शुड कम लेस देन जीरो, इसका डबल डेरिवेटिव मेरा लेस देन जीरो आना चाहिए, ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आना चाहिए, देन वी कैन से दिस वैल्यू इज मैक्सिमम एंड द एट दैट थीटा माय फोर्स विल बी मिनिमम। सो लेट्स प्रोसीड। इसको मैंने y रखा, ठीक है, इसको मैंने डबल डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स जीरो रखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो माई वैल्यू हैज़ कम, इसको किया माइनस साइन थीटा, इसको किया कॉस थीटा, ठीक है, इससे मेरी म्यू एस की वैल्यू आ गई, दैट इज़ नथिंग बट माई टेन थीटा, ठीक है, म्यू एस की वैल्यू आ गई मेरी टेन थीटा, ये वाला म्यू एस आ गया मेरा टेन थीटा। नाउ विल पुट दिस, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो इसको डबल डिफ्रेंशिएट किया, दिस फैक्टर को अगेन वी हैव डिफ्रेंशिएटेड इट एंड वी हैव सीन, इसको किया इट इज़ माइनस कॉस थीटा, इसको किया दैट इज़ माइनस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है, इसका माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर मेरी लेस देन 90 डिग्री है, सो इट इज़ बिटवीन दिस एफ इज़ वेरिंग, सो लेस देन 90 डिग्री है मेरी, सो आई कैन से दिस विल बी पॉजिटिव, this will be positive, so the whole factor will be negative, so my d2 by dx will be negative, so I can say theta at this tan theta is equal to
म्यू एस माई फोर्स विल बी मिनिमम. तो यहाँ पे थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स म्यू एस. सो एट दिस थीटा आई कैन से माई फोर्स विल बी मिनिमम to move the block. Now I know this is my maximum at this, so tan theta मेरा mu s आ गया. And mu s is what we have seen in our this case. What is our mu s is tan phi. ये जो यहाँ पे mu s था इसका static friction, because here also we are using limiting friction. So यहाँ पे जो mu s था मेरा, that is nothing but equal to angle of friction. So we can say, और यहाँ पे भी मेरा tan theta जो आया, this theta is the force, किस एंगल पे मेरी फोर्स लग रही है. ठीक है, मेरे को वो मिनिमाइज़ करने के लिए वो थीटा को ऑप्टिमाइज़ करना है. सो यहाँ पे वी कैन से कि टू पुल दिस ब्लॉक विद द मिनिमम फोर्स वी नीड टू we need to have the theta which is equal to angle of friction. So this theta should be equal to angle of friction. जब ये theta angle of friction के बराबर होगा, at this point we can say F minimum required to move the block, to just move the block. ठीक है, to just move the block, right? This, तो that is the relationship between this theta and, अगर ये normal है then this phi. ठीक है, ये relationship है. यहाँ पे अगर मैं ये देखो कि मेरा नॉर्मल मिल रहा है, दिस इज माई फ्रिक्शन एंड आई कैन से दिस इज माई रिजल्टेंट, और ये दिस इज माई एंगल ऑफ फ्रिक्शन. कि रिजल्टेंट मेरा कितना टिल्ट अप है फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज माई एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सो अगर ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिस फाई इज इक्वल टू माई दिस थीटा, तो आई कैन से माई फोर्स विल बी मिनिमम जस्ट टू मूव द ब्लॉक. ओके, जब ये दोनों, तो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का यही सिग्निफिकेंस है कि इतने एंगल पे अगर इफ़ आई अप्लाई द फोर्स, तो मेरे को मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा किसी ब्लॉक को मूव करने के लिए. ठीक है, अगर फॉर इंस्टेंस ये ब्लॉक है, आई कैन से इट्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई इज़ माई 45 डिग्री, फाई इज़ माई 15 डिग्री. ठीक है, फाई इज़ माई 15 डिग्री. सो यू कैन से नॉर्मल इज़ दिस एंड दिस इज़ माई रिजल्टेंट नॉर्मल एंड दिस इज़ माई फ्रिक्शन. सो अब इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स हेयर एट अ एंगल ऑफ 15 डिग्री. एफ इज इक्वल टू, ये जो ग्राउंड यहाँ से एंगल बना रहा होगा, इट शुड बी एफ कॉस 15 एंड एफ साइन 15. ठीक है, साइन 15. सो ये 15 डिग्री पे इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, देन ओनली ये जो है फोर्स लगानी पड़ेगी दैट 15 डिग्री पे, देन ओनली आई विल बी हैविंग द मिनिमम फोर्स. अगर मेरा कोई और एंगल होगा देन द फोर्स विल बी ऑन ए हायर साइड. ठीक है, अगर 15 डिग्री पे मैं लगाऊंगा, मे बी दिस ब्लॉक विल मूव एट 10 न्यूटन, और किसी एंगल पे फोर्स लगाऊंगा, दैट इज ऑलवेज रिक्वायर मोर देन 10 न्यूटन टू मूव दिस ब्लॉक. ओके, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक. राइट, सो टू पुल अ ब्लॉक at angle theta should be phi, we have the fs minimum value of f, right? So what is that minimum force, अब वो भी देख लेते हैं. हमारा ये थीटा की वैल्यू आ गई, tan theta is equal to mu s. अब mu s को उठा के मैं यहाँ पे, ये है ना मेरा mu s है, यहाँ पे है, I just put the value of mu s here as tan theta and I get the value of f minimum. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव डन. सो यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू tan थीटा डाल दी एंड आई हैव गॉट द वैल्यू एफ मिनिमम एज mg sin थीटा. ठीक है, दिस इज माय मिनिमम वैल्यू विच इज कमिंग mg sin थीटा. राइट, सो वी सीन इट हियर, दिस एंगल, दिस थीटा शुड बी इक्वल टू दिस फाई, देन वी कैन से द टू मूव द ब्लॉक विद द लीस्ट एफर्ट. ठीक है, अगर इससे ज़्यादा अगर मैंने मेरा थीटा कोई और एंगल होगा, कोई और एंगल पे होगा, इफ़ आई से माई दिस इज़ माई 45 डिग्री and this theta will be 60 degree, so I can say more force is required. तो इस केस में मेरी भी मे बी 20 न्यूटन लग रही होगी. अगर मेरा ये 45 है और ये वाला एंगल भी मेरा 45 है, तो के दैट केस आई कैन से इट इज़ अ मिनिमम फोर्स, इट इज़ अ 10 न्यूटन फोर्स. और किसी भी केस में अगर मेरा एंगल पे मैं अगर फोर्स लगाऊंगा, इन ऑल द केसेस माई एफर्ट विल बी मोर, सो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन 10 न्यूटन. ओके, एंड द मिनिमम फोर्स इज mg sin theta. राइट, so now we'll see our next topic, which is a angle of repose and the sliding angle. So हमने देखा angle of friction, that is a angle between the resultant of my limiting friction and normal, और उसका resultant जो limiting friction और normal का resultant, और resultant और angle और normal के बीच में जो angle है. So we can say angle of friction is the tilt from the normal, the resultant tilt from the normal. That is what my angle of friction. एंगल ऑफ रिपोज क्या कहता है मेरा, एंगल ऑफ रिपोज इज लाइक कि विल सी इट विद एग्जांपल. एक ये स्लाइड है, यहाँ पे यू जस्ट पुट द आइस हेयर.
ठीक है, you just put the ice here. तो यहाँ पे अगर 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 यहाँ पे आइस रख दी तो इन दोनों के बीच में पुअर ग्रिप है, तो ये छोटे से एंगल अल्फ़ा पे भी द आइस विल स्लाइड डाउन, ठीक है, छोटे से एंगल अल्फ़ा पे भी स्लाइड विद द आइस विल स्लाइड डाउन. अगर इंस्टेड ऑफ आइस आई जस्ट केप्ट सम ब्लॉक, ठीक है, सम ब्लॉक ऑफ वुड रख दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या है, अब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन इज़ मोर. फ्रिक्शन इज़ मोर मीन्स कि ये एंगल में इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है. अगर मेरा आइस मैंने यहाँ पे रखा होगा तो एक कम एंगल के लिए भी मेरा ये स्लाइड डाउन कर जाएगा, ठीक है, कम एंगल के लिए भी स्लाइड डाउन कर जाएगा. अगर मैंने यहाँ पे एक वुडन पीस ऑफ ब्लॉक रख दिया तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन इज मोर, जिसकी वजह से आई कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा अप टू सर्टेन लेवल, बट आफ्टर दैट इट विल ऑल्सो फॉल, ठीक है, अप टू सर्टेन लेवल इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्फा. सो इफ इंस्टेड ऑफ दैट आई जस्ट पुट समथिंग एल्स विच इज़ हैविंग मोर फ्रिक्शन, सपोज मैंने कुछ एक ऐसी चीज़ रख दी जिसके बीच में ग्रिपिंग और भी ज़्यादा है, तो आई कैन फर्दर इंक्रीज माई एंगल, और ज़्यादा मैं इंक्लिनेशन एंगल कर सकता हूँ बिफोर इट विल स्टार्ट मूविंग डाउन, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट एंगल ऑफ रिपोज, कि किस एंगल पे इट विल जस्ट स्टार्टेड स्लाइडिंग डाउन, ठीक है. अगर मेरे ऑब्जेक्ट और इसके बीच में पुअर ग्रिप होगी, देन पुअर ग्रिप का मतलब हो गया मेरा दिस एस इज स्मॉल, म्यू एस इज स्मॉल, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्मॉल. अगर मेरा कोई भी, जैसे हमने आइस का केस देखा था, आइस और इंक्लाइन के बीच में माई पुअर ग्रिप है, आइस इज स्लाइडिंग डाउन ईजिली बिकॉज ऑफ लो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो कम स्लाइड एंगल पे ही मेरा कम स्लाइड एट स्मॉल एंगल. अगर मेरी इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, ठीक है, अगर इंक्लाइन के बीच में और कोई और ऑब्जेक्ट है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रिप, अगर स्ट्रॉन्ग ग्रिप है इस केस में, तो लार्ज, बिकॉज ऑफ ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, वी कैन से द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी लार्ज. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर मेरा लार्ज होगा, देन यू कैन इंक्रीज दिस टिल्ट, ठीक है, इन अल्फा यू कैन इंक्रीज इट टू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है. आइस के केस में कम पे ही स्लाइड कर दिया, बट व्हेन यू हैव द लार्ज ग्रिप द टिल्ट के लॉट बिफोर द स्लाइडिंग. सो वी कैन से दिस अल्फा इज समहाउ रिलेटेड विद म्यू, अल्फा इज समहाउ रिलेटेड विद दिस ग्रिपिंग. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस रिलेशनशिप बिटवीन दिस अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड द ग्रिपिंग मीन्स म्यू और अल्फा के बीच में रिलेशनशिप देखनी है. हमने देखा म्यू ज़्यादा होगा तो अल्फा की वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं बिफोर इट स्लाइडिंग डाउन. अगर म्यू कम है मेरा तो लेसर वैल्यू ऑफ अल्फा इट विल स्लाइड डाउन. सो अब हमें ये रिलेशनशिप निकालनी है. सो स्लाइडिंग एंगल or the angle of repose is nothing but the minimum angle of inclination, the body just begin to slide down, ठीक है, that is the body is just begin to overcome the limiting friction, ठीक है. slide down करने के लिए it has to overcome the limiting friction ना, so just overcome the limiting friction, किस एंगल पे करेगा वो, we have to find it out, right. so now we'll take a block here, block के ऊपर this is my mg, this is my normal. mg के दो कंपोनेंट हो गए along the inclined sin theta sin alpha और perpendicular to incline is mg cos alpha. इसके ऊपर एक फ्रिक्शन लग रही होगी. वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल. पहले अगर मेरा कम एंगल पे है, अगर इफ इट्स लाइक दिस हेयर, सो माई फ्रिक्शन इज मोर, फ्रिक्शन इज माई आई कैन से माई ड्राइविंग force is not equal to my limiting friction, so the block will not move as I keep on, because this alpha, the driving force is depending on the alpha na, this inclination angle, and driving force is depending on alpha. this is my driving force here, ठीक है. and driving force में अगर मेरा अल्फा कम है तो ड्राइविंग फोर्स कम है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंचेगी नहीं. अगर मेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 है और अल्फा मैं पहले 10 से स्टार्ट करूँ, 10 की वजह से मेरी फोर्स आ गई मेरी 15 न्यूटन, तो अभी भी कम है, तो वी कैन से इट विल नॉट मूव. देन मैं इंक्रीज द अल्फा करूँ 20 डिग्री, यहाँ पे मेरी फोर्स आ गई सपोज 30 न्यूटन, ठीक है, आगे अभी भी कम है. अब मैं अल्फा कर दूँ 45 डिग्री, यहाँ पे मेरी फोर्स आ गई 50 न्यूटन. नाउ दिस फोर्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस लिमिटिंग फोर्स. इसके बाद अगर मैं एंगल बढ़ाऊँगा इस एंगल तक, मेरा ब्लॉक वहाँ पे जस्ट रखा रहेगा. अब मैं यहाँ से एंगल 46 डिग्री कर देता हूँ, देन दिस फोर्स विल बी 50.5 एंड देन द ब्लॉक स्टार्टेड स्लाइडिंग, ठीक है. तो ये जो एंगल है मेरा, दिस एंगल तक जब तक वो ब्लॉक स्टिल रहता है, वी कैन से दैट मैक्सिमम एंगल इज नथिंग बट माई स्लाइडिंग एंगल. नाउ विल फाइंड आउट व्हाट इज दिस एंगल. सो माई ड्राइविंग फोर्स इज mg sin अल्फा नीचे, ठीक है, और फ्रिक्शन क्या है मेरा, फ्रिक्शन इज नथिंग बट माई लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन. एन क्या है मेरा, एन इज दिस, एन इज इक्वल टू mg cos अल्फा. सो आई कैन से म्यू एस mg cos अल्फा. यहाँ से मेरा म्यू एस की वैल्यू आ गई, आई जस्ट कैंसिल mg एंड टेक अल्फा हियर. सो म्यू एस आ गया मेरा 10 अल्फा. सो दिस ग्रिपिंग फोर्स इज हाउ इट इज रिलेटेड विद ग्रिपिंग इज हाउ इट इज रिलेटेड विद अल्फा इज दिस 10 अल्फा. एंगल का अल्फा इट इज़ नथिंग बट योर
कि हाउ मच इज़ द ग्रिपिंग बिटवीन द सरफेस, ठीक है, इज़ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. सो दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, अगर मेरा अल्फ़ा ज़्यादा, अगर मेरा ग्रिपिंग ज़्यादा है तो यू कैन इंक्रीज योर एंगल. अगर आपकी ग्रिपिंग कम है, जैसे कि हमने देखा आइस के केस में म्यू एस इज़ माई वेरी लो, म्यू एस की वैल्यू कम होती है, इन दैट केस योर अल्फ़ा विल बी वेरी लेस. तो कम एंगल पे ही द आइस विथ स्लाइड डाउन. अगर म्यू एस की वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा हो गई, 0.9 हो गई आपकी म्यू एस की वैल्यू, समथिंग विच इज़ क्वाइट स्टिकी, क्वाइट ग्रिपीनेस इज देयर इन दैट, सो अल्फ़ा यू कैन इंक्रीज द अल्फ़ा up to 75 degree or 80 degree, something like that. So you can increase the value of alpha up to that level. So that is what my angle of repose and the sliding angle, right? So एक इस पे we'll see one question on that, angle of repose and the sliding angle. We'll see some more questions. We still have 10 minutes, so we'll see some more questions on that, right? So यहाँ पे मेरे को एक वॉल दे रखी है ऐसे, ठीक है, और इस पे आई हैव माई वेज, और इसके ऊपर मेरा एम रखा हुआ है यहाँ पे, एंड मेरे से पूछा है कि इसमें टेंशन कितनी है, ठीक है. सो नाउ फर्स्ट पहले कंसेप्ट है कि इसमें टेंशन आएगी कब, ठीक है. टेंशन तब आएगी जब मेरा ये ब्लॉक है स्टार्टेड स्लाइडिंग डाउन एंड इट विल ओवरकम द फ्रिक्शन, ठीक है. अगर यहाँ पे मेरी फोर्स है 15 न्यूटन और मेरी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 15 न्यूटन है, सो दैट मीन्स द ब्लॉक इज़ नॉट हैविंग द टेंडेंसी टू फॉल डाउन ऑल्सो, तो टेंशन विल बी ज़ीरो इन दिस केस, ठीक है. इस केस में बिकॉज फ्रिक्शन ने ही सारी ये फोर्स को ओवरकम कर लिया जो भी लगी है. अगर यहाँ पे मेरी फोर्स आ गई 30 न्यूटन, अभी भी जो एम जी साइन थीटा की वैल्यू 30 न्यूटन आ गई मेरी, ठीक है. इस केस में भी अगर मेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 न्यूटन है, इस केस में भी टेंशन जीरो है, क्योंकि इस केस में भी अभी तक मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाया. अगर अब मेरी 52 न्यूटन आ गई फोर्स, यहाँ पे मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 है, तो नाउ इट विल ओवरकम दिस ऑल्सो, देन इट विल जनरेट द टेंशन, सो देन द टेंशन विल कम 2 न्यूटन. अब टेंशन आएगी जब वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा. सो नाउ वी हैव टू चेक कि व्हाट इज़ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, whether this angle 30 degree could able to generate the could able to overcome this limiting friction. So that is what we have to see. Okay, so we know कि हमारा angle of repose, from this we can find out कि अगर मेरा म्यू एस की वैल्यू 0.75 है, तो इससे मेरे को पता लग रहा है कि इसमें कितनी स्टिकीनेस है, कि किस एंगल पे के बाद जाके कोई ऑब्जेक्ट फॉल करेगा. सो वी कैन फाइंड आउट दैट एंगल, कि किस एंगल के बाद अगर वो एंगल जो हम निकालेंगे और ये 30 डिग्री उससे ज़्यादा बड़ा होगा, तो वी कैन से द ब्लॉक विल फॉल डाउन, ठीक है. सो हम देखते हैं कि इस म्यू एस पे माई एंगल ऑफ रिपोज और स्लाइडिंग एंगल कितना आ रहा है, ठीक है. इफ़ द एंगल इज, अगर ये एंगल मेरा ज़्यादा होगा इस एंगल से, जो मेरा एंगल ऑफ रिपोज आएगा, वी कैन से इट विल स्लाइड डाउन. सो इफ द एंगल ऑफ रिपोज इज ग्रेटर देन द इंक्लाइन एंगल, द ब्लॉक विल स्लाइड. No, it is opposite. If my inclination angle is greater than my angle of repose, then the block will slide down. If my inclined angle, this 30 degree, is more than my angle of repose, then the block will slide down. उससे पहले block will not slide down, ठीक है. So initially the block is at rest, we have to find that value of t. So block will slide down when, then block जब slide down करने लगेगा, then the t will come, otherwise t is 0. So now we'll find out the value of this angle of repose. Angle of repose we have seen in this scenario, it is nothing but my tan inverse mu s की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली 0.75, it is 3/4, so tan 3/4 is nothing but my 37 degree. So we have seen 37 degree has come. Angle of repose is my angle of repose is more than my angle of repose is 37, it is more than my angle of inclination, so this condition is not solving. So we can say there is no sliding down, need angle of inclination more than 37 degree, so that block to slide, okay, then only the block will slide. Okay, so now it is 30 degrees, so the block will not slide, the tension will not develop, we can say tension is equal to 0. Now what will be my static friction in this case? So static friction we have seen 0 से to mu n तक static friction can take any value, ठीक है. it is equal to the driving force, F S is equal to driving force, जब तक वो रेस्ट पे है, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू नहीं पहुंच रही, तब तक वो ड्राइविंग फोर्स ही उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है. यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन विल नॉट बी इक्वल टू दिस म्यू एस एन, इट विल नॉट बी म्यू एस एन, वी हैव ऑलरेडी सीन इट मल्टीपल टाइम. इट इज़ अ लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट विल ओनली कम एट वन सिनेरियो, व्हेन द मोशन इज ऑन द वर्ज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग. तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स एम जी साइन थीटा की वैल्यू मेरी 30 डिग्री, सो आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ड्राइविंग फोर्स mg/2, टेंशन 0. ओके, इन दिस केस, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरा इंक्लाइन प्लेन पे 37 डिग्री एंगल है और इसके ऊपर ब्लॉक एम रखा हुआ है, विच इज़ हैविंग द मास 50 kg
इट स्लाइड ओवर द पुली और एक मास ऐसे लटका हुआ है स्मॉल m. सो वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि द ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी. जब भी ऐसी चीज़ें आएंगी, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू और द ब्लॉक विल स्टे स्टेशनरी, द सेम वी हैव डन इन द एग्जाम्पल. जब हमने देखा था एक वॉल के अगेंस्ट में ब्लॉक को पुश कर रहा हूँ ना, अप्लाइंग द फोर्स हेयर, तो यहाँ पे हमने देखा था फोर्स की दो वैल्यू आ रही हैं. एक तो इस ब्लॉक को ऊपर मूव कराएगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, और एक ब्लॉक इतनी मिनिमम फोर्स होगी कि ब्लॉक हैज़ द टेंडेंसी टू मूव डाउन. सो दो सेम वे, सेम ऑल्सो हेयर वी आर गोइंग टू सी द सेम, वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पे जो mg होगा दैट इज़ गोइंग टू पुश दिस, दैट इज़ व्हाट दैट माई ड्राइविंग फोर्स. अगर ये mg की वैल्यू इट इज़ मेकिंग दिस ब्लॉक टू मूव अप, दैट मीन्स मेरी फ्रिक्शन नीचे है, तो mg बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जो मेरी जो m की वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी जिसकी वजह से टेंशन आएगी, दैट विल पास ऑन टू देयर, एंड बिकॉज ऑफ दिस टेंशन ओनली इट विल स्टार्ट मूविंग. सो अल्टीमेटली दिस टेंशन वी कैन से इन बोथ द ब्लॉक्स इट इज़ लाइक एन इंटरनल फोर्स. तो यहाँ पे जो mg लग रहा होगा, अगर ये m की वैल्यू में बढ़ाता जाऊँगा तो एक टाइम पे ऐसा आएगा, m इज़, ये कैपिटल M इज़ हैविंग ए टेंडेंसी टू मूव अप, वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी. उसके ऊपर बढ़ाऊँगा तो मेरी m आगे चलने लग जाएगा. इन दिस टेंडेंसी फ्रिक्शन मेरी पीछे आएगी. अगर मेरी m की वैल्यू कम है, m की वैल्यू कम है तो ब्लॉक m ज़्यादा है, तो इसकी टेंडेंसी नीचे मूव करने की है, तो फ्रिक्शन मेरी ऊपर आएगी. सो ये दो चेंजेस ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन में ना, दैट इज़ व्हाट आई हैव सेड कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ काइंड ऑफ अ यूनिक फ्रिक्शन. इट इज़ यूनिक इन ए सेंस के उसका, इट इज़ नॉट यूनिक कि उसकी वैल्यू कोई यूनिक रहती है. इट इज़ यूनिक के थोड़ा उसका नेचर काफ़ी यूनिक है कि इट कैन टेक एनी वैल्यू डायरेक्शन ऑल्सो, इट कैन चेंज द डायरेक्शन. सो आपने देखा इस केस में दो डायरेक्शन ले रही है बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ m. सो इट इज़ सो मच कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, सो मच कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट. सो विल सी कि दो सिनेरियो में कब आएगा. m मिनिमम कब आएगा कि जब ये m की टेंडेंसी है मेरी नीचे मूव करने की, और m की वैल्यू मैक्स कब आएगी, m की वैल्यू मैक्स कब आएगी जब इसको ये mg जो है इतना पुल कर ले कि ऊपर की साइड में मूव करने लग जाए. ठीक है, ऊपर की साइड में मूव करने लग जाए और फ्रिक्शन मेरी नीचे आ जाएगा. ये दो सिनारियो हमने देखने हैं. फॉर m मिनिमम the tendency of m is slide down, ठीक है, and then the friction will be up, friction will be in this direction up. m maximum, m की tendency है slide up करने की, ठीक है, and the friction will be down. So we'll draw the FPD and we'll see what will be the minimum and the maximum value of m. ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने, ठीक है, और यहाँ पे this mg is equal to t and this is nothing but t is equal to mg, we can directly put, okay, t is equal to mg, और here also t आएगा, we can directly put mg. okay, so यहाँ पे ये बड़े वाले ब्लॉक पे हमने लगाया FED, यहाँ पे इस पे ऊपर टेंशन है, एंड वी से कि m मिनिमम निकाल लें हम इस केस में. सो इट विल बी हैविंग अ टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन, तो फ्रिक्शन ऊपर आ गई, और mg आ गया, mg के दो कंपोनेंट आ गए अलॉन्ग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, और एक ग्राउंड्स, इसको जो इंक्लाइन से नॉर्मल मिल रहा है दैट इज़ नॉर्मल. और मोशन इसका वी कंसीडर टेंडेंसी टू मूव इज इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज़ अ टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन. सो यहाँ पे मैंने विल जस्ट अप्लाई दिस. सो नीचे मूव करने की टेंडेंसी क्या है, mg. सो इसका इस मेरी जो इस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी है दैट शुड बी लेसर देन माय ड्राइविंग फोर्स, दैट शुड बी लेसर देन माय लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, सो इस डायरेक्शन में ड्राइविंग फोर्स कितनी है मेरी, mg साइन थीटा माइनस t क्या है mg. सो mg माइनस mg साइन थीटा माइनस mg शुड बी लेस देन माय लिमिटिंग फ्रिक्शन. देन वी कैन से द ब्लॉक, बिकॉज माई स्टैटिक फ्रिक्शन से कम, जो दिस इज़ नथिंग बट माई स्टैटिक फ्रिक्शन, सो इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी, देन द ब्लॉक विल बी एट रेस्ट ओनली ना. सो जो भी मेरी ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स शुड बी लेस देन माई, so don't confuse, driving force is if the block is not moving, so we can say driving force is nothing but it is equal to your static friction only if the block is not moving. ठीक है, so we can say this is the जो भी इसकी ड्राइविंग फोर्स नीचे पुश करा रही होगी that will be lesser than the maximum value of static friction, then only it will be at the rest ना. So that is how we will see this. So now I'll rearrange this m और m को रीअरेंज किया मैंने, m को इधर लेके आया एंड m को इधर लेके गया. सो वी कैन फाइंड आउट m की वैल्यू इज ग्रेटर देन m साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा. ये इससे ज़्यादा होनी चाहिए m की वैल्यू, देन ओनली. सो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इज इक्वल टू m साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा. इक्वालिटी वाला साइन इसका m मिनिमम बता देगा, m मिनिमम बना देगा. ठीक है, m मिनिमम इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए m की वैल्यू, देन ओनली इट इज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन. इससे कम होगी तो ये ब्लॉक नीचे मूव कर जाएगा, ये ओवरकम कर जाएगा इस फ्रिक्शन को. जो ड्राइविंग फोर्स है मेरी, इट विल ओवरकम दिस फ्रिक्शन. सेकेंड केस में कहते हैं, देखते हैं m मैक्स निकालना है, दैट मीन्स टेंडेंसी टू मूव इन दिस सेक्शन, ड्राइविंग फोर्स इज इन दिस सेक्शन. सो t माइनस mg साइन थीटा, सो t की जगह मैंने mg डाल दिया, t माइनस mg साइन थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg कॉस थीटा. ठीक है,
इतना लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेस देन होना चाहिए. अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा देन it will overcome this friction, limiting friction, and it will, rather than tendency, it will start moving. So ये motion में आ जाएगा, it will not no longer be static. यहाँ से फिर मैंने rearrange किया, got the value of ms m sin theta minus mu s cos theta. So m की maximum value will be the equality of this. So this is my maximum value m sin theta plus mu s cos theta, और minimum value is m sin theta minus mu s cos theta. So ये दोनों value के लिए we have seen the range of m कि जिसके लिए stationary रहेगा but we have seen कि the block is at rest और minimum और maximum value we have seen. ठीक है. So we'll see this example. This is also an interesting example. So I suppose we'll see it in the next lecture because it's already as we have discussed कि हम लोग काफ़ी टाइम हो गया. We supposed to finish a lecture in 1 hour 15 to 1 hour 20 minutes. So अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया. अब देखते हैं, we'll do it in the next lecture. So this is quite an interesting question. 2 क्वेश्चन रह गए थे हमारे. So 2 क्वेश्चन के बाद we'll be having the next topic. So no problem, we'll come up with better energy in the next lecture. So next lecture में देखेंगे. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये. So it is quite an interesting question, quite an intuitive feel of static friction will come in this. So we'll see this question in the next lecture. ठीक है, फ्रेश देखेंगे तभी अच्छा लगेगा. ओके, सो विल टेक अ क्विक रिव्यू. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया. हमने आज वी हैव सीन सब पेंडिंग क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर. सो हम लोगों ने देखा था कि नाउ द नॉर्मल इज समथिंग एल्स. वी आर नॉट हैविंग द नॉर्मल एज वी आर कंसिडरिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस. देन वी हैव सीन here the minimum and maximum value of f का कंसेप्ट देखा कि वो स्टैटिक रहे बट इट शुड बी हैविंग सम रेंज. तो हमने रेंज निकाली यहाँ पे फोर्स की. then we have seen here the pulley block and the platform system. We have find out the value. This is an interesting question where the relative motion and your friction will also come into picture. So in that just go through it again. I just made a mistake there but I rectified it at the same time कि यहाँ पे whatever the a we are finding it here, it is with respect to ground and not with respect, and from here we are going to find out with respect to block or the cart. Then we have seen the what is angle of friction. क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है. एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द रिजल्टेंट का टिल्ट नॉर्मल से कितना होता है. दैट इज़ व्हाट माय एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट वी हैव सीन. और इसका यूज़ कब होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कि अगर मेरे को इस ब्लॉक को मूव करना है किसी फोर्स से तो किस एंगल थीटा पे मूव करूँ कि मेरी ये फोर्स मिनिमम लगे. ठीक है, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट आते हैं, एक इधर और एक इधर. तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है ऑफ कॉस थीटा दैट इज़ गोइंग टू पुश द ब्लॉक, इट इज़ गोइंग टू ओवरकम द लिमिटिंग फ्रिक्शन. और ये वाला कंपोनेंट जो होता है वो नॉर्मल को रिड्यूस करता है. सो वी नीड टू ऑप्टिमाइज द थीटा कि किस एंगल थीटा पे पुश करूँ ये फोर्स मिनिमम हो जाए. तो वो जो एंगल आता है थीटा दैट शुड बी इक्वल टू दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन. देन वी कैन से the force will be minimum. So in that case we have required this angle of friction. Otherwise analytically we have solved. We have got the value of this phi is nothing but my mu. Okay, static friction, it depends on, we have seen it depends, and my this angle of friction is depending on the material and the nature of the surface, because we have seen this phi is nothing but is equal to mu s static friction, and mu s is nothing but my the grippiness between the surfaces, and it depends on the material and the nature of the surface, right? Next we'll move on. We have seen okay, which one is better, either the push is better or the pull is better. We have seen in this case okay, how the normal, how, because we have seen the friction is depending on our static coefficient of static friction and the normal. So normal is के कितना मेरे को जो बॉडी है मेरी पुश कर रही है, ठीक है, अगेंस्ट द सरफेस. तो यहाँ पे जो होता है मेरे पुश के केस में इट इज़ माई नॉर्मल विल गेट इंक्रीज सो दैट माई लिमिटिंग फ्रिक्शन गॉट इंक्रीज. लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया, सो टू ओवरकम दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन मेरे को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. पुल के केस में क्या होता है, मेरा एक नॉर्मल का कंपोनेंट होता है और जो मेरा फोर्स का कंपोनेंट होता है वो नॉर्मल को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे को कम फोर्स अप्लाई करने पड़ता है टू पुश द ब्लॉक, टू पुल द ब्लॉक. ओके, नेक्स्ट केस में हमने वही देखा कि मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए मेरे को टू मूव द ब्लॉक. तो हमने देखा दैट शुड बी इक्वल टू दिस थीटा शुड बी इक्वल टू दिस फाई. ठीक है, इसका फाई रिजल्टेंट ऑफ एन एन एफ लिमिटिंग, इसका जो फाई है दैट शुड बी द थीटा शुड बी इक्वल टू दिस फाई. देन वी कैन से दिस मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड, और वी हैव सीन दिस मिनिमम फोर्स इज नथिंग बट माई एम जी साइन थीटा. दिस इज माई मिनिमम फोर्स, राइट. देन वी हैव सीन एंगल ऑफ रिपोज. हमने देखा कि कितने दिस शोज के
कितने एंगल पे मेरा कोई बॉडी स्टार्ट फॉलिंग डाउन हो जाएगा, जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फॉलिंग डाउन होएगा, किस एंगल पे, दैट डिपेंड्स ऑन के उन दोनों के बीच में, सरफेस के बीच में कितना ग्रिपीनेस है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट, एंड वी हैव सीन इट कैलकुलेट, वी हैव सीन इट एनालिटिकली। दिस एंगल अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई टेन इनवर्स म्यू एस, ठीक है। सो म्यू एस इज इक्वल टू 10 अल्फा। जितना ज़्यादा म्यू एस होगा यू कैन इंक्रीज द एंगल, ठीक है। जितना कम म्यू एस होगा, जितना कम दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स के ग्रिपीनेस, जितना कम स्टिकीनेस होगा दोनों फ्रिक्शन में और ग्रिपीनेस होगा, उतना ही कम एंगल पे यू कैन मेक द ऑब्जेक्ट फॉल डाउन, ठीक है। That is what we have studied here, and on that basis we have seen some questions on the concept of angle of repose, right? So next lecture में मिलते हैं अब हम लोग, we'll see some more questions, और next lecture में we'll start study the motion of मल्टीपल ब्लॉक्स। अगर मल्टीपल ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं और उनके बीच में फ्रिक्शन है, कैन द हाउ द फ्रिक्शन वेरीज, द स्टैटिक फ्रिक्शन वेरीज, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ा मोशन ऑफ मल्टीपल बॉडीज़ पढ़ेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो ऑल राइट, थैंक यू।